तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से मिस्टर ज़ॉम्बी की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लगभग ठीक ठाक चली गई तो एक्सप्लेन करे देता हूँ। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ॉम्बी ने ज़ॉम्बी किंग की कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसे अपना डोमिनेंस दिखा के, अपनी ताकत दिखा के। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में ज़ॉम्बी किंग को नीचे छोड़ता है तो वो नीचे गिर जाता है। चीफ इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है तो ब्लैकी आगे से बताता है कि शायद से ज़ॉम्बी किंग हमारे किंग की पावर से घबरा के डर के मारे मर गया है। वहीं पे इन दोनों का भी मूड खराब हो गया था कि ये कैसे हुआ। ये लोग भागने के बारे में सोच ही रहे थे कि ज़ॉम्बी पलक झपकते ही इनके पास आ जाता है। अब ज़ॉम्बी के देख के इन सभी की फट जाती है क्योंकि वो चुटकी बजा के इन सभी को बॉम्ब की तरह फोड़ सकता है। ज़ॉम्बी उन लोगों को बस एक ही डिसीजन देता है, या तो सरेंडर करो या फिर ज़ॉम्बी किंग से जाके मिल लो। और ज़ॉम्बी इन्हें सोचने के लिए 1 सेकंड देता है और एक झटके में ये लोग सरेंडर कर देते हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी की मेहरबानी से प्रोफेसर जेमी को जिंदा पकड़ लिया गया था। वहीं पे वायलेट और जब डुआन ज़ॉम्बी को देखती है तो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा उदास चुपचाप बैठा हुआ था। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि साला फॉर्म चेंज करना काफी डरावना है, अपन तो काइंड ज़ॉम्बी है। वायलेट डुआन से कहती है जाओ और जाके उसे पूछो कि उसके क्या हाल है। डुआन आगे से घबराते हुए कहती है कि मैं उससे जाके पूछूं, वो कितना डरावना था, तुम जाके क्यों नहीं पूछती। लेकिन वायलेट उसे कहती है कि वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, जाओ और जाके उससे बात करो। तो डुआन डरते डरते ज़ॉम्बी के पास जाती है और उसे पूछती है क्या वो ठीक है। लेकिन ज़ॉम्बी अचानक से खड़ा होता है और आगे से बताता है कि उसे भूख लगी है। इससे डुआन को समझ में आ जाता है कि ज़ॉम्बी पहले वाला आ चुका है और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें याद है कि तुमने अभी क्या करिश्मा किया है। ज़ॉम्बी आगे से बताता है कि थोड़ा बहुत, लेकिन सब धुंधला सा है। उसने अपना एसेंस खो दिया है, जिसके बाद उसने एक अजीब ज़ॉम्बी को बहुत ज्यादा पीटा, लेकिन वो इतना ज्यादा कमजोर है कि उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं जाना चाहिए। वहीं पे हम लोग फे को देखते हैं जो कि आगे से हंस रहा था और उसने कभी भी ज़ॉम्बी जितना शक्तिशाली ज़ॉम्बी नहीं देखा था। अब फे भाई साहब फैसला करते हैं कि वो ज़ॉम्बी का जीन और डीएनए बाहर निकालेंगे और उसकी मदद से एक और ताकतवर ज़ॉम्बी किंग बनाएंगे जो कि इस वाले से ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब इसके बाद ज़ॉम्बी को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है क्योंकि अब उसे एक प्रेसिडेंट बनाने जा रहे थे और हर एक प्रेसिडेंट को अपने अंडर कंट्रोल के अंदर एक सिटी लेनी पड़ती है और उसके अंदर कम से कम 10 मिलियन से ज्यादा सिटीजन होने चाहिए। और अगर ज़ॉम्बी उसे अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता है और हल्की सी भी गलती होती है तो फिर उसे टाइटल छीन लिया जाएगा। वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी सिटी चाहिए तो ज़ॉम्बी एच सिटी को मांगता है जिसके अंदर उसने अभी फाइट की थी। लेकिन वो सभी लोग इससे हैरान होते हैं क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा वीरानी है, वहाँ पे मुर्गी तो छोड़ो अंडे तक नहीं फूटेंगे। लेकिन इसके बावजूद ज़ॉम्बी को वही टाउन चाहिए था तो फिर मजबूरन उन लोगों को ज़ॉम्बी को उसी का मालिक बनाना पड़ता है। वहीं पे हम लोग 2 लोगों को देखते हैं जो कि कहते हैं कि साला बियॉन्डर अकेडमी को इस तरह का बेवकूफ कहाँ से मिला, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी सिटीज हैं, इसके बावजूद उसने वो वीरान पड़ी हुई सिटी को एक्सेप्ट किया। अब इसके बाद ज़ॉम्बी जैसे ही प्रेसिडेंट बनता है तो फिर उसके रेजिमेंट आर्मी को बढ़ा के 4 रेजिमेंट आर्मी कर दिया जाता है जो कि उसकी सिटी को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगी। जिसके बाद इतिहास का सबसे गजब का मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सभी ज़ॉम्बीज एच सिटी के अंदर ट्रांसफर हो रहे थे और मूव कर रहे थे। वहीं पे इंसान उन सभी ज़ॉम्बीज की मदद कर रहे थे उनके न्यू होम्स को अचीव करने के लिए। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी और उसके सभी सब यूनिट्स को देखते हैं। ब्लैकी उसे बताता है कि जितने भी सिटीजन हैं उन सभी को सिटी के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इसके बाद वो सभी सोल्जर वहाँ पे अटेंशन कर दें तो एक ज़ॉम्बी डर जाता है और अपनी मदर से पूछता है कहीं ये लोग हमें मार तो नहीं देंगे ना। लेकिन वो सभी आगे से बताते हैं कि ज़ॉम्बी के लोग उसके लिए ज़ॉम्बी जैसे हैं और वो लोग उनकी मदद करेंगे उनकी सिटी को प्रोटेक्ट करने में। ज़ॉम्बी उन लोगों से कहता है कि कभी कभी हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं होती है दूसरों के साथ, जिसपे वो लोग हामी भरते हैं। इसके बाद आगन ज़ॉम्बी से पूछता है कि हम लोग वर्मिट के साथ क्या करेंगे। वो कुछ महीनों से इसी तरीके से लटका हुआ है, लेकिन ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि उसे लटका रहने दो। इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी टाउन म्युनिसिपल काउंसिल को देखते हैं और उसके ऊपर हम लोग वर्मिट को देखते हैं। इसको धूप में भाई सूखने के लिए छोड़ दिया गया था। वर्मिट आगे से रोते हुए कहता है छोड़ दो भाई, अगले से बेईमानी नहीं करूंगा। अब इसके बाद हम लोग एक ज़ॉम्बी फैमिली को देखते हैं जहाँ पे मदर अपनी बेटी से कहती है ज़ॉम्बी किंग आपका शुक्रिया, अब आपकी वजह से हमारे पास एक घर भी है। अब इसके बाद हम लोग वायलेट को देखते हैं जो कि डुआन के साथ फाइट कर रही थी जहाँ पे उसकी पिटाई बहुत बुरी तरीके से हो रही थी और डुआन उसे बार बार हराए दे रही थी। वायलेट को समझ में नहीं आ रहा था कि आजकल डुआन इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई। लेकिन हम लोग डुआन को देखते हैं जिसने दोबारा ज़ॉम्बी के जीन्स का इस्तेमाल किया था और उसकी पर्सनैलिटी दोबारा चेंज हो गई थी। वायलेट भी डुआन की ऐसी पर्सनैलिटी को देख के हैरान हो गई थी कि ये तो साला बिल्कुल अलग ही इंसान बन चुकी है। वहीं पे डुआन वायलेट से कहती है कि मैं अभी भी फाइट कर सकती हूँ तो वायलेट जल्दी से अपनी स्पीड की मदद से डुआन के पीछे जाती है अटैक करने के लिए। लेकिन डुआन अपनी गर्दन को पीछे घुमा के उसे कहती है कि बस इतना ही दम है क्या। अब इसे बेचारी वायलेट डर जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ता है तो वो नीचे गिर जाती है। लेकिन वो खुद को संभालती है और डुआन से पूछती है क्या तुम अभी भी इंसान हो। लेकिन तभी वो देखती है कि डुआन अपना पैर आगे रखती है जिसके बाद वो मशीन गन का इस्तेमाल करते हुए वायलेट के ऊपर गोलियां बरसाने लगती है तो वायलेट उन्हें डॉज करते हुए इधर उधर भागने लगती है। डुआन उससे कहती है कि आप सच में एक प्रेसिडेंट हैं, आप
आपको लगता है ना कि अब मैं प्रेसिडेंट बनने के काबिल हूँ। इसके बाद वो पागलों की तरह हंसते हुए इधर उधर गोलियां बरसाने लगती है। वहीं पे वायलेट कोने पे आती है और तेजी के साथ डुआन के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे अपनी सबसे पावरफुल स्किल दिखाओ। तो हम लोग डुआन को देखते हैं जो कि आगे से गुर्राती है और अपने सेल्स के इस्तेमाल करते हुए कुछ करती कि उससे पहले ही वायलेट उसके ऊपर कई सारे स्लैशेस मारती है, लेकिन डुआन उन सभी को डॉज कर लेती है और वायलेट से कहती है कि अगर आप इस तरीके से एक्ट करेंगी तो फिर मैं अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल का इस्तेमाल कैसे कर पाऊंगी। तो फिर वायलेट तेजी के साथ आगे बढ़ती है और डुआन के ऊपर अटैक करती है। डुआन इस बार डॉज नहीं करती है और उसकी बॉडी को 20 से 2 हिस्सों में काट देती है, लेकिन इसके बावजूद ये पागलों की तरह हंसती रखती है। वायलेट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि इसने डॉज क्यों नहीं किया, लेकिन उसी टाइम पे उसके सामने एक करिश्मा होता है कि डुआन रीजनरेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को दोबारा हील कर लेती है और आगे से हंसते हुए कहती है कि बस इतना ही दम है। वहीं पे वायलेट को समझ में आ जाता है कि ये ज़ॉम्बी का ही कारनामा है, ज़ॉम्बी ने ही डुआन को ऐसा बना दिया है। इसके बाद डुआन वायलेट से पूछती है कि अब मैं एक प्रेसिडेंट बनने के काबिल हूँ। इसके बाद वो दोबारा वायलेट के ऊपर अटैक करती है और उसके ऊपर पंच मार के उसे पीछे ढकेल देती है। अब इसके बाद वायलेट अपनी हार मान लेती है और उससे कहती है कि बस यहीं पे रुक जाते हैं। अब इसके बाद डुआन की पर्सनैलिटी फिर से चेंज होती है और नॉर्मल वाली डुआन आ जाती है, जो कि वायलेट से पूछती है कि आप ठीक तो हैं, कहीं मैंने जानबूझ के आपको नहीं मारा था। लेकिन वायलेट उससे पूछती है कि तुम पंखा ज़ॉम्बी तो नहीं बनी हो ना ज़ॉम्बी के काटने के बाद। लेकिन डुआन ने टेस्ट करा लिए थे और उसे पता चला था कि उसकी बॉडी के अंदर हल्की फुल्की चोटी हैं, उसके सेल्स भी नॉर्मल है, बस और कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पे वायलेट आगे से कहती है कि अपनी मुंडी 360 डिग्री घुमाने के बाद और खुद को रीजनरेट करने के बाद तुम मुझसे कह रही हो कि तुम एक इंसान हो। इस पे डुआन आगे से बताते हैं कि जब भी वो अपनी फॉर्म चेंज करती है तो फिर उसे ये सब कारनामे करने में कोई भी अंतर नहीं दिखाई देता है। डुआन आगे से कहती है कि उसे जब भी फील होता है कि वो और ज्यादा ताकतवर हो सकती है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ तो होता है। इसके बाद अगर वो इसका इस्तेमाल करे तो फिर अगर उसे कोई साइड इफेक्ट भी हो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वायलेट उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनती है और डुआन को साइड में करते हुए कहती है कि हटो यार। अब इसके बाद हम लोग वायलेट को देखते हैं जो कि अपने 2 पैरों से सड़सड़ाते हुए भाग रही थी। डुआन से पूछती है कि आप कहाँ पे जा रही हैं, लेकिन वायलेट उसकी बात को इग्नोर करते हुए एच सिटी की तरफ जा रही थी। इसके बाद वो भागते हुए प्लेन पकड़ती है, प्लेन फट से जाता है, एच सिटी के अंदर लैंड होता है तो वायलेट सीधा प्लेन से ही उतर के ज़ॉम्बी की सिटी की तरफ भागते हुए जाने लगती है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अजूरे फ्लावर डिस्ट्रिक्ट की तरफ देख रहा था। इसके बाद ज़ॉम्बी आगन को पुलिस डिपार्टमेंट का हेड बना देता है, लैंग को सिविल एडमिनिस्ट्रेटर बना देता है और वहीं पे ब्लॉकी को उनकी सिटी का ट्रेजरी रिस्पॉन्सिबल बना देता है, यानी कि पैसों का जितना भी मामला होगा वो सब कुछ ब्लैक ही देखेगा। और ज़ॉम्बी उसे लिस्ट देते हुए कहता है कि हमारे बैंक का 1 फुटी कौड़ी भी इधर उधर हो उसके बारे में लिख के रखना। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे वायलेट आती है जो कि काफी ज्यादा थकी हुई थी। ज़ॉम्बी उसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या लेने के लिए आई है, तो वायलेट अपने 2 टांगों पे सड़सड़ाते हुए भागते हुए आती है और ये लंगड़ी है वो भी दोनों टांगों से तब भी इतनी तेज भाग रही है। ज़ॉम्बी वायलेट से कहता है कि मैं आपसे मिलने ही वाला था सिटी के बारे में बताने के लिए, लेकिन वायलेट ज़ॉम्बी के पास आती है, उसे कहती है कि मुंह खोलो। जब ज़ॉम्बी अपना मुंह खोलता है तो वायलेट उसके ऊपर अपने हाथों से कटवा लेती है और शुक्रिया कह के वहाँ से चली जाती है और भागते हुए कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, जिससे वो सभी लोग हैरान होते हैं कि बस यहाँ पे कटवाने के लिए आई थी। वहीं पे वायलेट का पीए उसे कहता है कि अगर आपने उसे काटने दिया तो आप भूल चुकी है ना कि वो आपके दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है और आपकी पोजीशन काफी ज्यादा हाई है, अगर उसने आपको कंट्रोल करके कुछ गलत किया तो आप क्या करेंगी। जिस पे वायलेट आगे से कहती है कि इस तरीके से एक तो पावर को बढ़ाना और ऊपर से बॉडी पार्ट्स को कभी ना मरने देना, अगर वो कुछ भी करना चाहता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो मुझसे स्ट्रिप डांस भी करवाना चाहे बीच गली के अंदर तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बी की सिटी धीरे धीरे करके डेवलप बढ़ना शुरू करती है उसकी सबऑर्डिनेट और उसकी सिटी के हार्ड वर्क की वजह से। जिसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी फैशन स्टोर को देखते हैं, साथ ही में ज़ॉम्बी हेयर ड्रेसर को भी देखते हैं, लेकिन बाल तो है ही नहीं। यहाँ तक कि ज़ॉम्बी ने रियल एस्टेट्स को भी बनाना शुरू कर दिया था, जैसे कि बिल्डिंग बनाना। साथ ही में ज़ॉम्बी ने ज़ॉम्बी ड्राइविंग स्कूल भी खोल दिया था जहाँ पे ज़ॉम्बीज को गाड़ी चलाना सिखाया जा रहा था। वहीं पे ज़ॉम्बी ये सभी डेवलपमेंट करने के बाद चाय पीते हुए काफी ज्यादा खुश था। अब इसके बाद हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जिसको हमने पहले देखा था और उसके पास ज़ॉम्बी की सिटी की सारी जानकारी थी और इसको ज़ॉम्बी की पर्सनालिटी कुछ खास नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए वो मन के अंदर सोचती है कि बियॉन्डर एकेडमी इस जैसे बंदे को सिटी का प्रेसिडेंट कैसे बना सकती है। उसी टाइम पे उसका सबऑर्डिनेट उसे कहता है, इंस्पेक्टर चंद क्या आपने सुना है कि स्टेनलेस स्टील एकेडमी ने एक बार कहा था कि बियॉन्डर्स एकेडमी ने एक ज़ॉम्बी को वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया है, आप इस बारे में क्या सोच रही हैं, कहीं ये बंदा वही ज़ॉम्बी तो नहीं। इस पे चंद आगे से कहते हैं कि दोनों एकेडमीज के बीच में हमेशा बवाल होते ही रहता है, लेकिन हम उनको एक दूसरे के ऊपर ऐसा इल्जाम थोड़ी न लगाने दे सकते हैं। चंद को स्टील एकेडमी के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन वो ज़ॉम्बी को खुद से मिलना चाहती थी क्योंकि उसे ज़ॉम्बी की पर्सनालिटी बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है एक लीडर के तौर पे। अब इसे ये फर्क पड़ता है या नहीं कि वो ज़ॉम्बी है या नहीं, इसीलिए चंद खुद एक बार ज़ॉम्बी से मिलना चाहती थी चीजें कंफर्म करने
के लिए। अब इसके बाद हम लोग नॉर्थ पोल को देखते हैं, जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है। वहीं पे हम लोग कई सारी शिप्स को भी देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर स्ट्रेंज आप कैसे हैं। हमें पता चलता है प्रोफेसर स्ट्रेंज यहाँ पे एशियन पीपल की लाशों को बाहर निकालने के लिए आए हैं, जो अभी तक ग्लेशियर्स के अंदर दफन थी, ताकि वो लोग उनके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करके थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर सके। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बॉडी इस बर्फ के अंदर 500 सालों से भी बहुत ज्यादा दफन है। अब इसके बाद उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है, जो कि एक बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े के अंदर होती है। प्रोफेसर स्ट्रेंज आगे से कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट होने के बावजूद मुझे पहली बार थोड़ी सी घबराहट हो रही है। अब इसके बाद हमें वो ग्लेशियर का टुकड़ा दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो बॉडी होती है, और ये बॉडी एक फीमेल क्रॉप्स थी। प्रोफेसर स्ट्रेंज और उनका असिस्टेंट उसे देख के हैरान हो ही रहे थे कि उसी टाइम पे एक बंदा उनके असिस्टेंट के ऊपर अटैक करता है और उसके गर्दन के ऊपर काट लेता है। प्रोफेसर स्ट्रेंज उसे कहते हैं कि तुम मेरे हिस्सेदार नहीं हो, तुम मेरी टीम में से नहीं हो। लेकिन वो बंदा प्रोफेसर स्ट्रेंज को नीचे गिरा देता है और अपने लोगों से कहता है कि इसे सैक्रिफाइस की तरह इस्तेमाल करो। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और प्रोफेसर स्ट्रेंज का थोड़ा सा ब्लड बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि असल में ये वैम्पायर्स हैं, और जिस लाश को बाहर निकाला जा रहा है वो इन लोगों की वैम्पायर क्वीन है। अब इसके बाद वो लोग उस क्रिस्टल को तोड़ते हैं और वैम्पायर क्वीन को बाहर निकालते हैं। तो जैसे ही बाहर निकलती है तो ये चिकनी बन जाती है, और सभी लोग उसे ब्लड क्वीन कहते हुए सलामी देते हैं। अब इसके बाद ब्लड क्वीन उन लोगों को देखती है और उनसे कहती है कि मेरे सवाल का जवाब दो, क्या वो भड़वा ज़ॉम्बी अभी तक जिंदा है। क्वीन की सबऑर्डिनेट उसे बताते हैं कि वो अभी तक जिंदा है और 1000 सालों बीतने के बावजूद वो अभी तक हसीन और जवान है, लेकिन उसने किसी वजह से हजारों सालों पहले पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को मिटा दिया था। लेकिन पता नहीं क्यों अब वो इंसानों के साथ रह रहा है और उसने खुद का एक क्लैन भी बना लिया है। ब्लड क्वीन की चेली आगे बढ़ती है और उन्हें कोट दे देती है ताकि ठंडी न लगे। बर्फ में जमी थी वो 500 सालों के लिए, ठंडी न लगे। खैर ब्लड क्वीन आगे से कहती है कि मैं पहले हार गई थी, लेकिन इस बार नहीं हारूंगी। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो कि अपनी सिटी को फलते फूलते हुए मस्त चाय पीते हुए देख रहा था। लेकिन उसी टाइम पे लोग उसे बताते हैं कि कोई उन्हें बुला रहा है। जिसके बाद हम लोग हेडक्वार्टर के अंदर का सीन देखते हैं। क्वीन के सबऑर्डिनेट ने जिस बंदे को काट लिया था उसे यहाँ पे लाया गया था, और इन लोगों ने आज तक कभी भी वैम्पायर नाम की कोई चीज नहीं देखी थी। इसीलिए इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है जिसके दांत लंबे हैं, और ये ज़ॉम्बी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। सभी लोगों को बताया जाता है कि ये प्रोफेसर के साथ ही था जो उनकी आर्कियोलॉजी टीम की तरफ से थे, जो कि अब गायब हो चुके हैं। डेटाबेस से पता चलता है कि ये एक ऑर्डिनरी इंसान था, लेकिन अचानक से इसने 2 लोगों को बहुत ज्यादा घायल कर दिया है। अब इसके बाद पकड़ के इसे यहाँ पे लाया गया है। अब ये लोग कुछ भी कर ले, लेकिन ये आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तो वॉयलेट आगे से कहती है कि अब हमें एक प्रोफेशनल की जरूरत है, और ये प्रोफेशनल ये टकला था। सभी लोग ज़ॉम्बी को ग्रीट करते हैं और उसे काम के लिए बुलाते हैं। जिसके बाद ज़ॉम्बी को लैब के अंदर लाया जाता है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी जैसे ही अंदर जाता है तो फिर वहाँ पे बाकी सिटी के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे। उनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है, जो कि ज़ॉम्बी से ग्रीट करते हुए बताता है कि वो आयरन क्लब एकेडमी का प्रेसिडेंट यिंग है। ज़ॉम्बी उसे हाथ मिलाता है और उसे हेलो कहता है। वहीं पे यिंग को आगे से लगता है कि ज़ॉम्बी एक साइड किक है, यानी साइड कैरेक्टर। वहीं पे ज़ॉम्बी तो इस बात से खुश था कि उसे इंसानों के साथ हाथ मिलाने को मिल रहा है। उसका सपना तो सच हो गया। वहीं पे हम लोग गैंग को देखते हैं, जिसके बगल में एक और कैरेक्टर था, जो कि आगे से कहता है कि तुमने उसे देखा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये कमजोर है, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये एक प्रेसिडेंट है। वहीं पे गैंग की तो हवा टाइट हो जाती है और वो साइड में खिसकते हुए सोचता है कि अगर मुझे पता होता कि ये यहाँ पे है तो मैं घर पे ही रहता। वो बंदा गैंग से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन गैंग तो डर के मारे कोने में घुस जाता है और मन के अंदर सोचता है कि मुझे पता था कि ये आएगा, साला मुझे घर पे ही रहना चाहिए था। अब इसके बाद ज़ॉम्बी लैब के अंदर जाता है तो डॉक्टर उससे कहता है कि एक नजर इस पे मारिए और बताइए कि किस टाइप का मॉन्स्टर है। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि साला मुझे ये नहीं पता है कि मैं कितने साल का हूँ और तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं ये बता पाऊंगा कि ये मॉन्स्टर किस जाति का है। खैर ज़ॉम्बी उस बंदे को चेक करता है तो फिर उसको उसकी गर्दन के ऊपर 2 निशान दिखाई देते हैं दांतों के। ज़ॉम्बी उसे देख के हल्का सा हैरान होता है तो वायलेट उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ पता चला, लेकिन उसी टाइम पे वो बंदा अपने दांतों को निकाल के ज़ॉम्बी के ऊपर काटने वाला था। लेकिन जैसे ही वो ज़ॉम्बी को चेहरे को देखता है तो इसकी बोलती बंद हो जाती है। दरअसल ज़ॉम्बी उन्हें देख के एक्साइटेड हो गया था और एक्साइटमेंट में उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है और आगे से कहता है कि साला ब्लड ट्राइब, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमसे मुलाकात हो जाएगी। फॉर्म चेंज होने की वजह से ज़ॉम्बी की बॉडी से ऑरा निकलता है और उसकी फोर्स की वजह से ये सभी लोग दूर जाके गिरते हैं। वहीं पे ये वाला तो वैम्पायर डर के मारे कांपने लगा था और इसके आंसू नाक सब बहने लगते हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी हमें बताता है कि उसने कसम खा ली थी कि वो उनकी बिरादरी को वजूद से मिटा देगा। जो भी लोग ज़ॉम्बी को भी हल्के में ले रहे थे वो सभी ज़ॉम्बी की फोर्स की वजह से दूर जाके गिरते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि अचानक से प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी दक कैसे गया। वहीं पे वायलेट और डुआन तो सब कुछ जानते थे, इसीलिए वो अपना मुंह बंद ही रखती हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मैंने तो कसम खा ली थी कि मैं तुम्हारी बिरादरी के हर एक बंदे को वजूद से मिटा दूंगा, लेकिन पता नहीं तुम कैसे बच गए।
जिसके बाद वो उस वैम्पायर का गला दबाने लगता है। तो वैम्पायर आगे से कहता है छोड़ दे भाई, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पूछता है मुझे ये बताओ लिटिल रेड कहाँ पे है, वही छोटी लड़की जो मेरे लिए एक जहर की तरह है, शायद से ब्लड क्वीन की बात कर रहा है। वो वैम्पायर आगे से रोते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है मालिक, मुझे जाने दो बस, साला मैं हाल ही में वैम्पायर बना हूँ, अभी तक तो खून भी नहीं पिया। खैर तो ज़ॉम्बी अपनी फॉर्म को चेंज करके दोबारा नॉर्मल हो जाता है। वहीं पे इंग आगे से कहता है कि ये बंदा सच में साइड किक है, ये मुझे तो नहीं लगता। वहीं पे गैंग आगे से कहता है कि मुझे पता था कि मुझे घर पे ही रहना चाहिए था, साला ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। अब इसके बाद ज़ॉम्बी बाहर निकलता है तो वो लोग उसे पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ पता चला, तुम ब्लड ट्रैप के बारे में बात कर रहे थे, वो क्या है। तो ज़ॉम्बी उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को कुछ दिनों के लिए सावधान रहना पड़ेगा, ब्लड टाइप। लेकिन ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मैं तो भूल गया कि मैं किस बारे में बात करने वाला था, जिससे वो लोग नीचे गिर जाते हैं और वायलेट उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, कभी तो नॉर्मल स्टेट के अंदर रहा करो। इस पे ज़ॉम्बी कहता है कि भूल गया भाई, क्या गलती है मेरी। इसके बाद ज़ॉम्बी वायलेट से कहता है कि चिंता ना करो, अगली बार याद कर लूंगा तो बता दूंगा। जिस पे वायलेट उसे भर भर के गालियां देती है मन के अंदर बस। वहीं पे यिंग आगे से कहता है कि ये पक्का एक साइड किक ही है। वह जब ज़ॉम्बी उन लोगों को पीछे मुड़ के देखता है तो वो लोग डर के मारे हल्का सा कांप जाते हैं। अब इसके बाद ब्लड क्वीन के सबऑर्डिनेट उसे कहते हैं कि यही हमारा घर है, आपको क्या लगता है। और हमें पता चलता है कि इन लोगों का घर है एक वीरान पड़े इलाके की गली। वह भी ब्लड क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे कोई उनकी तरफ देख के ₹1 का सिक्का फेंकता है और अपने दोस्त से कहता है कि सिटी तो काफी अच्छे से चल रही है, तो साला यहाँ पे भिखारी कैसे घूम रहे हैं। ब्लड क्वीन को इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसकी सबऑर्डिनेट उसे शांत करा देती है, ये कहते हुए कि हम उनके लेवल पे नहीं है। उसी टाइम में उनका दूसरा सबऑर्डिनेट पैसे पैसे कहते हुए ₹1 का सिक्का उठा लेता है और ब्लड क्वीन उसे ऐसे देख रही थी कि जैसे साला इतने हालात हमारे खराब हो गए कि ₹1 का सिक्का भी उठाना पड़ रहा है। जिसके बाद वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों के इतने ही बुरे हालात थे और हम लोग इतने ही नीचे गिर चुके हैं तो फिर मुझे रिवाइव क्यों किया। इस पे दूसरी सबऑर्डिनेट आगे से रोते हुए कहती है कि मजेस्टी आपको नहीं पता है कि हम लोगों ने 1000 सालों के बाद कितना ज्यादा बुरे समय से बीते हैं और कैसे हमने अपनी जिंदगी काटी है। पहले के टाइम में जब ज़ॉम्बी ने आपको एक क्रॉप्स बना दिया था, सुखा दिया था, तो हम सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद उसने हमारे पूरे ही क्लैन को बर्बाद कर दिया और जिंदा रहने के लिए हम लोगों को मरने का नाटक करना पड़ा। इसके बाद ज़ॉम्बी के डर के कारण हमने 1000 सालों के लिए खुद को एक्सपोज ही नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग अभी तक कितने ज्यादा टाइम से जिंदा हैं, लेकिन जितना हो सके उतना हम लोग ज़ॉम्बी और इंसानों दोनों से ही दूर रहते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। हमने पिछले 1000 सालों से इस गली के अलावा और कोई सोए नहीं है। लिंग की तरफ देखिए, देखिए कि वो कैसे ₹1 का सिक्का देख रहा है और कितना खुश है। हम लोगों की हालत इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि हमने 1000 सालों से इस गली के अलावा और कोई सोया नहीं है। ये कहते हुए उसकी सबऑर्डिनेट वहाँ पे गंगा जमुना बहा रही थी। वहीं पे ब्लड क्वीन आगे से कहती है कि इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि अगर तुम लोग मुझे रिवाइव कर लेते हो। मैं पहले भी उसकी अपोनेंट नहीं थी और मैं अब भी उसकी बॉडी का एक बाल तक नहीं छू सकती हूँ। स्पेलिंग आगे से कहता है कि आप गलत हैं योर मैजेस्टी, हमने आपको इसलिए जिंदा किया है क्योंकि हमारे पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। हमने किसी ऐसे बंदे को ढूंढा है जो आपकी मदद कर सकता है आपको इनविंसिबल बनाने के लिए। उसकी दूसरी सबऑर्डिनेट भी ब्लड क्वीन से कहती है कि हाँ वो तुम्हारी मदद कर सकता है आपको इनविंसिबल बनाने के लिए। ब्लड क्वीन उनसे पूछती है कि वो कौन सा इंसान है। स्पेलिंग आगे से प्रोफेसर फी का फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये है वो भड़वा। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसको प्रोफेसर जिमी दिखाई देता है जो कि उसको बांध के रखा गया था। ज़ॉम्बी उनसे पूछता है कि इसे मारा क्यों नहीं गया, तो वायलेट बताती है कि वो लोग अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्हें सबसे पहले इसके सभी हिडन एक्सपेरिमेंट को ढूंढना पड़ेगा जो वो उनका इस्तेमाल इनके खिलाफ कर सकता है। दूसरा, उसने यहाँ पे कई सारे स्पाइस को लगा रखा है, इसीलिए वो लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें जड़ से उखाड़ने में। ज़ॉम्बी पूछता है अगर वो भाग निकला तो, जिसपे इंग आगे से हंसते हुए कहता है कि वो भाग ही नहीं सकता है, हमने उसे ऐसी जगह पे लॉक करके रखा है। इसके बाद इंग ज़ॉम्बी से कहता है क्योंकि तुमने उसे पकड़ा है तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमने उसे कहाँ पे रखा है। इसके बाद इंग ज़ॉम्बी को हेलीकॉप्टर से एक माउंटेन की चोटी के ऊपर लेके जाता है और ये खास तरह का जेल था जिसको इन लोगों ने खास प्रोफेसर जिमी के लिए ही बनाया है। इंग उसे बताता है कि इन लोगों ने पूरे माउंटेन को ही 3000 मीटर तक गहराई में खोद दिया है, इतने पे तो लावा मिल जाता है और ऊपर से इतने गहराई पे 150 फ्लोर्स हैं, 1 लाख से ज्यादा आर्म गन गार्ड्स हैं, यहाँ तक कि एलिवेटर का भी इस्तेमाल करने पे 30 मिनट लग जाते हैं पूरा नीचे तक जाने में। यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, लेजर कैनन्स है। ज़ॉम्बी जिस चीज का भी नाम ले वो उन लोगों के पास है, लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। ऊपर से यहाँ पे हर एक 100 फ्लोर पे 30 प्रेसिडेंट है और कुछ चीफ्स हैं जो कि इस जगह के ऊपर निगरानी रख रहे हैं। इंग ज़ॉम्बी से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो इस लेवल की सिक्योरिटी से बच के भाग सकता है, और ऊपर से हम लोगों ने यहाँ पे एक बॉम्ब भी लगा रखा है जो प्रोफेसर जिमी की तशरीफ के नीचे है। 10,000 टन TNT से भी ज्यादा होगा, यानी कि पूरी दुनिया की तबाही। इंग बताता है कि जैसे ही कोई प्रोफेसर जिमी के पास बढ़ेगा तो वो बॉम्ब अपने आप ही फट जाएगा। इसके बाद कोई भी उसे आजाद नहीं कर पाएगा और वो दोनों ही यहाँ से लाश बन के
निकलेंगे। यहाँ तक कि अगर भगवान भी आ जाए तो भी वो सिर्फ उसकी लाश को ही ले जा सकते हैं। अब ये सभी चीजें सुन के ज़ॉम्बी की बोलती बंद हो जाती है और ज़ॉम्बी को इतनी ज्यादा शर्म आती है उसकी बेसिक स्टेट के अंदर कि वो शर्माते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद हमें उसी गली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लड क्वीन का ट्राइब है और वो लोग लैपटॉप से ये सभी चीजें सुन रहे थे जो यिंग उन्हें बता रहा था। और इतनी बड़ी सिक्योरिटी का नाम सुन के इन लोगों की बोलती बंद हो जाती है और इनके चेहरे देखो। इसके बाद उनकी सबॉर्डिनेट ब्लड क्वीन से कहती है कि उन लोगों ने उसे सेल्फ डिनोटिंग बॉम्ब के नीचे लगा रखा है, जिसपे क्वीन आगे से कहती है कि ये इंसान काफी ज्यादा हरामी होते हैं। अब इसके बाद यिंग वायलेट को बताता है कि मैं ये तुम्हें बताना भूल गया था, इंस्पेक्टर चेन ज़ॉम्बी की सिटी के अंदर जा रही है चेकअप करने के लिए। क्या तुम अपने छोटे बॉयफ्रेंड को जाके गिव अप नहीं करोगी और उसे वार्निंग नहीं दोगी? वायलेट आगे से कहती है कि बॉयफ्रेंड वाली बात काटो और ऊपर से मुझे तुम अब ये इस बारे में क्यों बता रहे हो? स्पिंग आगे से बताता है कि चीफ गैंग वही गैंग जो डरा हुआ है। इंस्पेक्टर चेन को बता दिया है कि प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी ने वो सिटी ज़ॉम्बीज के लिए बनाई है। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी है या नहीं, मैं सिर्फ ताकतवरों को ही मान्यता देता हूँ। तो फिर वायलेट अपना फोन लगाती है और ज़ॉम्बी को मिला देती है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि इंसानों के बीच में घूमते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अब इसके बाद हम लोग फे को देखते हैं। माँ कसम मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि ये प्रोफेसर जिमी है या फिर फे है, क्योंकि डबल बैटरी इसे फे बुलाता है और एकेडमी वाले लोग इसे प्रोफेसर जिमी, लेकिन अब हम इसे प्रोफेसर जिमी ही बुलाएंगे। हम लोग प्रोफेसर जिमी को देखते हैं जो कि अपनी सीट के ऊपर बैठे हुए थे, वहीं पे उनके लिए खाना रेडी किया जा रहा था। डबल बैटरी उसे कहता है कि हमारा खेल तो खत्म, लेकिन प्रोफेसर जिमी कसम खा लिए थे कि उन्हें किसी भी कीमत पे ज़ॉम्बी के जीन चाहिए। डबल बैटरी उसे कहता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, ब्रदर फे कहा है इसने अभी के अभी, हमें बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इस पे जिमी आगे से बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, जब तक उन्हें हमारी रिसर्च नहीं मिलती है वो बिल्कुल भी मुझे नहीं पार पाएंगे और हमारे पकड़े जाने से पहले ही मैंने अपने लोगों से कह के वो रिसर्च कहीं और भिजवा दी थी। साला मुझे भी नहीं पता है कि वो कहाँ पे है। मैं इन बेवकूफों को पक्का पछतावा करवा के रहूंगा मुझे जिंदा रखने के लिए। वहीं पे डबल बैटरी आगे से कहता है कि हम लोग ज़ॉम्बी के जीन को न लेने के बारे में ही सोचते हैं, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, अगर हमें उसके जीन मिल भी जाते हैं तो भी ये इम्पॉसिबल होगा कि हम उसके जितना कुछ ताकतवर बना सके। लेकिन प्रोफेसर जिमी आगे से कहता है कि सब कुछ ठीक जाएगा अगर हमें कोई पावरफुल वेसल मिल जाता है जो कि ज़ॉम्बी के जीन को कैरी कर सके। लेकिन डबल बैटरी आगे से कहता है कि इस जगह की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है, उन जैसे लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग प्रोफेसर जिमी के खाने को देखते हैं जिसे डिलीवर करने के लिए भेजा जा रहा था और उसके पास एक बंदा था जो कि शायद से प्रोफेसर जिमी का स्पाई है। अब इसके बाद वो रोबोट आगे बढ़ता है जो कि प्रोफेसर जिमी को खाना खिलाने लगता है। प्रोफेसर जिमी आगे बढ़ता है और उसके खाने को खा लेता है। इसके बाद वो खाना तो निगल लेता है लेकिन उसके ऊपर माउथ कैविटी थी जिसके ऊपर एक हल्का सा रोबोट लगा हुआ था जो कि एक फोन की तरह काम करता है। इसके बाद प्रोफेसर जिमी उसी बंदे से जिसने खाने के ऊपर ये चिप लगाई होगी उसे पूछता है कि ज़ॉम्बी किंग का क्रॉप्स कहाँ पे है, जिसपे वो बंदा आगे से बताता है कि उसे फ्लोर 200 पे रखा गया है जिसको दो चीफ गार्ड कर रहे हैं। इस पे जिमी उसे कहता है ठीक है मेरा कहना मानो और उस वेसल को काफी अच्छे से गाइड करो। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि घर पे जा रहा था और तभी उसके पास वायलेट का फोन कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि मेरी बात काफी अच्छे से सुनो, चीफ गैंग ने इंस्पेक्टर चेन को बता दिया है कि तुमने अपनी सिटी ज़ॉम्बीज के लिए बनाई है और इंस्पेक्टर चेन अभी तुम्हारी सिटी की तरफ जा रही है चेक करने के लिए, शायद से वो वहाँ पे पहुँच भी चुकी हो। इंस्पेक्टर चेन हमारी ऑडिटर परविलियंस है, उनकी जॉब है कि वो ये पूरी चीज चेक करे कि सिटी का लाइफ स्टाइल कैसा है और सभी प्रेसिडेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर उसे पता चला कि तुम एक ज़ॉम्बी हो तो फिर तुम्हें तुरंत ही फायर कर दिया जाएगा। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि अगर मैं उससे कहूँ क्या मैं इंसान हूँ तो क्या वो यकीन कर लेगी। इस पे वायलेट उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि बेवकूफों की तरह बात न करो, मैं तुम्हारी सिटी गई हुई हूँ और मैंने देखा था कि सभी ज़ॉम्बीज मस्त एकदम चहल रहे थे और टहल रहे थे। और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सबसे बेहतरीन हो लेकिन सबसे घटिया भी, अलविदा। अब इसके बाद ज़ॉम्बी की सांसें कांपने लगती हैं और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। लेकिन उसी टाइम पे उसकी नजर साइड में पड़े हुए जादू के पिटारे मेकअप के सामान के ऊपर पड़ती है। अब इसके बाद हम लोग चेन को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली ज़ॉम्बी की सिटी के अंदर एंटर हो जाती है और इसे लग रहा था कि ज़ॉम्बी की पर्सनालिटी काफी ज्यादा वीक है और वो किसी ऐसे बंदे को प्रेसिडेंट बनने नहीं दे सकती है। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी की सिटी को देखते हैं जहाँ पे कई सारे ट्रक बसेस वो सभी ज़ॉम्बी की काउंसिल के सामने आके गिरते हैं। ज़ॉम्बी वहाँ पे लैंड होता है और ब्लैकी से कहता है कि इंस्पेक्टर चेन हमारी सिटी को चेक करने के लिए आ रही है, जल्दी से ये मेकअप हर किसी में बंटवा दो और उनसे कह दो कि वो इसका इस्तेमाल करके खुद को बदल लें। अगर इंस्पेक्टर चेन को पता चल जाएगा कि हम लोग ज़ॉम्बी हैं तो वो हम लोगों को वापस वहीं पे भेज देंगी जहाँ से हम लोग आए हैं। तो फिर ब्लैकी जल्दी से आगन और लैंग से कहता है कि जल्दी से ये सभी मेकअप हर किसी में बंटवा दो अगर तुम लोग दोबारा खंडहर में जीना नहीं चाहते हो। जिसपे वो लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और मेकअप हर किसी में बंटवाने लगते हैं हर एक जोन के अंदर। वहीं पे ब्लैकी खुद भी मेकअप करने लगता है लेकिन आगन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लिपस्टिक कैसे इस्तेमाल की जाती है और वो ब्लैकी से पूछता है कि ये सच में काम करेगा। जिसपे ब्लैकी आगे से कहता है कोई तो वजह होगी तभी तो किंग हमसे ये सब कुछ करवाने के लिए कह रहे हैं। अब इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पे मेकअप बांट रहे थे और वो
सभी लोगों से कहते हैं कि अगर तुम लोग दोबारा ब्रिज के नीचे नहीं जीना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ पे आओ, अपना हिस्सा लो और खुद को बदल लो। वहीं पे हम लोग एक मदर और बेबी को देखते हैं। बेबी अपनी मदर से पूछता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जिसपे मदर आगे से कहती है कि किंग चाहते हैं कि हम लोग खुद को इंसानों की तरह बदल ले। जिसके बाद वो जल्दी से आगे बढ़ती है और उन लोगों से मेकअप सेट ले लेती है। इसके बाद मदर मेकअप का इस्तेमाल करने लगती है तो बच्चा आगे से कहता है मॉमी मुझे भी करना है। जिसपे ज़ॉम्बी मॉमी सीधा ह्यूमन मॉमी बन जाती है और उससे कहती है कि रुको पहले मुझे कर लेने दो, फिर मैं तुम्हारा कर लूंगा। ये देख के उसके बच्चे की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो कहता है मॉमी इज दैट यू, आप तो बिल्कुल बदल गई। साला मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ तो इंस्पेक्टर चेन किस खेत की मूली है। अब इसके बाद हम लोग पर आरागाओ को देखते हैं जो कि वो दोनों सब कुछ करके वापस आ चुके थे, लेकिन तब तक आगन और ब्लैकी ने मेकअप कर लिया था। आगन तो पक्का इंसान लग रहा है लेकिन ब्लैकी में थोड़ी बहुत दिक्कत है। वही पे वो दोनों उन दोनों से कहते हैं कि साला हम लोग यहाँ पे गायब हुए और तुम लोगों ने पहले ही ये सब कुछ कर लिया, ये तो गलत बात है। इसके बाद वो दोनों उन दोनों से पूछते हैं कि हमारे बारे में क्या। इस पे ब्लैकी आगे से कहता है कि हमारे पास एक तरीका है। इसके बाद हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जो कि इंस्पेक्टर चेन को लेने के लिए आया हुआ था और उसने पर आरागाओ को अपना पेट बना लिया था। वो दोनों ब्लैकी से कहते हैं कि साला ये तो गलत बात है, हम भी लोग मजेस्टी के लिए काम करते हैं, हमें पेट की तरह क्यों रखा गया है। इस पे ब्लैकी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम दोनों जो पहले जिंदा थे तो क्या पेट नहीं हुआ करते थे। अब ये लोग इंस्पेक्टर चेन का यहीं पे इंतजार करे करते हैं, लेकिन हम लोग इंस्पेक्टर चेन को देखते हैं जो कि ट्रेन से सीधा इनकी सिटी के अंदर आ गई थी। इस पे चेन आगे से बताती है कि इनके लोगों के कई सारे प्रेसिडेंट के साथ अच्छे कनेक्शन है, इन्हें शायद से पहले ही पता चल चुका होगा कि हम लोग आ रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेट करने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग उनसे मिलना अवॉइड करें और डायरेक्ट सिटी के लोगों से मिल लें। इसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि सिटी की क्या हाल है और प्रेसिडेंट कैसा है। वहीं पे चेन के दोनों सबऑर्डिनेट आपस में बात करते हुए कहते हैं कि वाई प्रेसिडेंट चेन ज़ॉम्बी से इतनी ज्यादा नफरत करती है। इस पे दूसरा सबऑर्डिनेट कहता है क्योंकि वो वीक और काफी ज्यादा कमजोर है, उसे जैसे धकेलो वो वैसे ढकेल जाता है। इसके बाद वो प्रोफेसर चेन की पीठ पीछे उसी की बुराई करते हुए कहता है कि बाहरी इलाके को छोड़ के इंस्पेक्टर चेन किसी के साथ भी सीधे मुंह बात नहीं करती है, वो काफी ज्यादा सनकी किस्म की है। इसपे दूसरा सबऑर्डिनेट कहता है कि साले देख के बात कर, अगर उन्होंने सुन लिया तो तेरी खैर नहीं। इसपे प्रोफेसर चेन पीछे मुड़ के कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही सुन लिया है और इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक सनकी हूँ। और ऊपर से दूसरे सीयर यानी कि दूसरे इलाके जैसे कि इंडिया और यूएसए, वहाँ की अथॉरिटी काफी ज्यादा कमाल की है। वहाँ का रैंडम कुत्ता और बिल्ली भी एक प्रेसिडेंट बनने का दम रखता है। सिर्फ लॉर्ड ऑफ ओवरसीयर जैसा ही कोई इंसानियत को लीड करने के लिए काबिल है और वो हमारी मदद कर सकता है हमारी पुरानी ग्लोरी को वापस लाने के लिए। सिर्फ उनके जैसा ही कोई बंदा हमारी डिग्निटी यानी कि गरिमा को वापस लाने में मदद कर सकता है और हमारा लीडर बन सकता है। वहीं पे ज़ॉम्बी सेब खाते हुए हमारी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम लोग मेरे बारे में सोच रहे हो कि मैं ह्यूमैनिटी को लीड करूं, घंटा अंडा खाऊंगा, प्रोटीन पीऊंगा बस। इंस्पेक्टर चेन अपने लोगों से कहती है कि चलो अब काम करने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो दोनों सबऑर्डिनेट अपने काम पे लग जाते हैं। वहीं पे हम लोग इन लोगों को देखते हैं जो कि उन लोगों का इंतजार करते करते थक जाते हैं और गालियां बरसाने लगते हैं। ब्लैकी आगे से कहता है कि साले वो अभी तक आए क्यों नहीं, इंस्पेक्टर चेन को अभी तक तो आ जाना चाहिए था। इस पे आगन आगे से कहता है कि शायद से वो लोग देर कर दिए होंगे। अब इसके बाद हम लोग उन दोनों सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं जो कि एक दुकान के अंदर जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या अंकल हम लोग आपसे कुछ पूछ सकते हैं। इसके बाद वो सबऑर्डिनेट उनसे पूछता है कि आपकी दुकान पे सिर्फ अंडे से बने हुए प्रोडक्ट क्यों है। जिसपे अंकल पीछे घूम जाते हैं और आगे से कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो देख और सुन कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जिसपे सबऑर्डिनेट को ऐसा लगता है कि सच में ये अंकल अंधे और बहरे हैं। जिसके बाद सबऑर्डिनेट आगे बढ़ता है और एक गली में चल रहे बंदे से पूछता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी इस सिटी का ख्याल कैसे रखते हैं, क्या तुम्हें कुछ उनके खिलाफ कहना है। जिसपे वो बंदा आगे से कहता है क्या बात कर रहे हो यार, हमारे किंग सुपर गुड है, वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, हमें फ्री में रहने के लिए घर दिया और साथ ही में हर महीने अंडे भिजवाते हैं वो भी फ्री में। लेकिन उसी पल उसका हाथ टूट के नीचे गिर जाता है जिससे उस सबऑर्डिनेट की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो मन के अंदर सोचता है कि ये क्या चीज है। इसके बाद वो उस बंदे से कहता है भाई तेरा हाथ नीचे गिर गया। जिसपे वो बंदा हाथ उठाता है और वहाँ से भागते हुए कहता है कि मम्मी बुला रही है, मुझे खाना खाने के लिए जाना है, चिंता न करो ये नकली हाथ है, जाओ और जाके अपना काम करो। जिससे वो सबऑर्डिनेट हैरान होता है कि इधर चल क्या रहा है, क्या लोग इसी तरीके से हाथ अपना नीचे गिरा देते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रोफेसर चेन को देखते हैं जो कि आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि सलाई सिटी के अंदर कोई भी एक भला इंसान नहीं है जो सिंगल पीस में हो। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे इंसानों को ऐसे देख रही हूँ जैसे कि वो ज़ॉम्बी हो। अब मुझे ये मत कहना कि वो ज़ॉम्बी ने ये पूरी सिटी उन लोगों के लिए बनाई है जो अजीबोगरीब, घायल और अपाहिज है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के अपने सबऑर्डिनेट से कहती है कि ये सभी चीजें लिख लो, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसको प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाने के लिए। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि कोने में बैठा अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। उसी टाइम पे वहाँ पे आगन आता है जो कि सोल्जर से पूछता है कि तुमने उसे क्या दिया है खाने में। वो सोल्जर आगे से बताता है कि कुछ खास नहीं, उन्होंने कहा कि उसे भूख लगी थी तो मैंने अंडे के साथ स्पाइसेस कड़ी बना दी और जब से उन्होंने वो अंडा खाया है तब से उनके यही हालात है, वो बड़बड़ा रहे हैं और हिल रहे हैं। इस पे आगन बताता है कि ज़ॉम्बी वो चीज नहीं खा सकता
लगता है। तीखी चीज खाने के बाद वो बौखला जाता है। चिली से वो स्टिमुलेट होके अपने बजर्क मोड के अंदर 1 महीने तक फंस जाता है। वहीं पे हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जो कि अभी तक इंतजार कर रहा था। उसी टाइम पे आगन उसके पास कॉल लगाता है और उसे बताता है कि किंग ने स्पाइसी एग खा लिए हैं। सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ब्लैकी आगे से कहता है कि मैंने सारी चिली वहाँ से हटा दी थी। आगन आगे से कहता है कि शायद से उन्हें कहीं से मिल गई होगी, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे। जिस पे ब्लैकी आगे से कहता है कि अब भगवान जाने कि क्या होगा, मैं थोड़ी ना कुछ कर सकता हूँ। वहीं पे आगन ब्लैकी से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या चीफ इंस्पेक्शन टीम को मार नहीं देंगे। जिस पे ब्लैकी आगे से कहता है कि इस बात के चांस तो हैं। अब इसके बाद हम लोग चेन को देखते हैं जिसने पूरा इलाका छान मारा था, लेकिन इसे फिर भी कुछ ऐसी चीज नहीं मिली थी जिसका इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी को भाई पोजीशन से हटाया जा सके। उसी टाइम पे उसकी नजर आसमान के ऊपर पड़ती है तो एक ट्रक नीचे आके गिरता है और ज़ॉम्बी उसके ऊपर लैंड होता है। इससे वो पूरा ट्रक पिचक जाता है। चेन इससे घबरा जाती है और पूछती है कि ये ट्रक यहाँ पे कैसे आया। वहीं पे ज़ॉम्बी चेन से कहता है, इंस्पेक्टर चेन, शायद से मुझे आपको मेरी सिटी का टूर देना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? चेन के सबऑर्डिनेट जो पीछे गिर गए थे वो खड़े होके ज़ॉम्बी को देखते हैं और पूछते हैं कि ये बंदा कौन है। वहीं पे ज़ॉम्बी उनके सामने ट्रक के सामने खड़ा हुआ था जो कि गजब का ऑरा पास कर रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो भी कितना ज्यादा सर की मूड में है। वहीं पे चेन उसे पूछती है कि तुम कौन हो। जिसपे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मेरे बारे में इतनी जल्दी भूल गई, मैं तो ज़ॉम्बी हूँ, इसको तुम खुद मिलने के लिए आई हो। इसे सबऑर्डिनेट चेन और उसका सबऑर्डिनेट तीनों हैरान होकर कहते हैं कि तुम ज़ॉम्बी हो। चेन आगे से कसम खा के कहती है कि तुम बिल्कुल भी उस जैसे नहीं लगते हो जिसको मैंने देखा था। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि मैंने बस अपना मास्क हटाया है। इसके बाद ज़ॉम्बी चेन की तरफ बढ़ने लगता है तो चेन उसे कहती है दूर रहो, मेरे पास मत आओ। लेकिन ज़ॉम्बी आगे से चुटकी बजाता है और इंस्पेक्टर चेन से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कई सारे तोहफे तैयार किए हैं। और ज़ॉम्बी ने चेन के लिए स्पाइसी एग्स की डिश तैयार की थी। इसके बाद वो चेन के करीब जाता है और उससे कहता है चिंता न करो, हम लोग इंसानों को नहीं खाते हैं। इसके बाद ज़ॉम्बी चेन को उसके कॉलर से पकड़ता है और उसे उठाते हुए अपने साथ ले जाने लगता है और जंप मारते हुए उसे कहता है कि ये जगह स्कूल के एरिया के अंदर आती है। यहाँ पे देखने के लिए कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, मैं तुम्हें कमाल की जगह लेके चलता हूँ जिसे तुम देख के और ज्यादा खुश हो जाओगे। इसके बाद वो जंप मारता है और चेन को भी अपने साथ उड़ाते हुए लेते जाता है। वहीं पे चेन तो एक इंसान है ना, वो आगे से चिल्लाने लगती है। वो दोनों सबऑर्डिनेट आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमारे इंस्पेक्टर चेन कहाँ गई, बचाओ उन्हें। वहीं पे हम लोग इंस्पेक्टर चेन को देखते हैं जो कि आसमान में उड़ रही थी और उनका मुंह बड़ा सा खुल जाता है और वो ज़ॉम्बी से कहती है मुझे नीचे उतारो। वहीं पे वो दोनों सबऑर्डिनेट आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो इतना ऊंचा कैसे कूद सकता है। वहीं पे दूसरा सबऑर्डिनेट आगे से कहता है कि देखना बंद करो और उनका पीछा करो, जिसके बाद वो एक टैक्सी ले लेता है। अब इसके बाद ब्लैकी और आगन को भी दिखाई देता है कि इंस्पेक्टर चेन ज़ॉम्बी के साथ है। वहीं पे ज़ॉम्बी चेन को अपने साथ लेके एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जाता है और उसको कॉलर से उठा के कहता है कि ये देखो, ये है मेरी सिटी जो कि 2 मिलियन स्क्वायर फीट के अंदर फैली हुई है और हम लोग यहाँ पे कई सारे लैंड बना रहे हैं जो डेवलपमेंट के अंदर हैं। हमारे पास व्हाइट कॉलर वर्कर भी हैं जिनको पब्लिसिटी कंपनी के अंदर फिक्स किया गया है। हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्कर भी हैं और भी हम लोग कई सारे जगह जगह पे काम कर रहे हैं और हम लोग इसी तरीके से लाखों में करोड़ों में रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बेसिकली टैक्स। चेन उससे कहती है ठीक है भाई, समझ गई, नीचे उतारो। लेकिन ज़ॉम्बी उसको लेके बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और उसे घसीटते हुए कहता है कि अभी नहीं, अभी हम लोगों को तो कानून और नियम के बारे में भी काफी सारी बातें करनी है। जिसके बाद वो घसीटते हुए उसे ट्रैफिक के जरिए पार करा रहा था और जब ट्रैफिक लाइट हरी थी तो वो आगे से कहता है कि हम लोग ट्रैफिक रूल्स को हमेशा मानते हैं और कोई भी रूल नहीं तोड़ते हैं। उसी टाइम पे एक ज़ॉम्बी ट्रक लेके आ रहा था जिसकी टांग टूट चुकी थी और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि हटो भाई। लेकिन वो ट्रक वाला ज़ॉम्बी से टकरा जाता है तो ज़ॉम्बी उसके ऊपर लात मार के उससे कहता है कि हटो भाई। और वो चेन से कहता है कि अगर कोई चीज हमसे टकरा जाए तो हम लोग लात मार के उसे उड़ा देते हैं। अब इसके बाद वो बस उड़ते हुए सीधा एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। वहीं पे चेन के दोनों सबऑर्डिनेट जब टिकट खरीद रहे थे तो फिर उन्हें वो बस दिखाई देती है जो कि बिल्डिंग के अंदर घुस गई थी और वो दोनों आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये साला सिटी है कि कोई बवाल, यहाँ पे चल क्या रहा है। हालांकि ब्लैकी ने सही टाइम पे उसके अंदर जो ड्राइवर था उसे बचा लिया था। वहीं पे चेन ज़ॉम्बी से कहती है कि तुमने उसे मार ही दिया था, लेकिन ज़ॉम्बी आगे से बताता है कि ये नामुमकिन है। उसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो बहुत ज्यादा फियरलेस और पावर हाउस हैं, वो कभी भी उनके सिटीजन को मरने नहीं देंगे। इसके बाद चेन के दोनों सबऑर्डिनेट चेन के पास आ जाते हैं तो ज़ॉम्बी चेन को उनकी तरफ गेंद की तरफ फेंक देता है और उससे कहता है कि इतना काफी है। और वहां से जाते हुए इंस्पेक्टर चेन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये सिटी मेरी है और मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। इसके बाद ज़ॉम्बी पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा जी लिए हो तो मेरे पीछे आके देख सकते हो। अब इससे उन दोनों सबऑर्डिनेट्स की आंखें बाहर आ जाती हैं। इसके बाद दूसरा सबऑर्डिनेट उससे कहता है कि मेरी टांगे कांप रही हैं, चलो घर वापस चलते हैं। वहीं पे दूसरा सबऑर्डिनेट आगे से कहता है कि जिस बंदे ने हमें बताया था कि ज़ॉम्बी इंसान नहीं है तो फिर उसकी बात में पूरा दम था, दूसरे डिपार्टमेंट्स के मामले में ये तो बिल्कुल भी इंसान नहीं है। जिसके बाद दूसरा सबऑर्डिनेट आगे से कहता है कि जिस बंदे ने
हमें बताया था कि प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी कमजोर है, डरावना है, बेवकूफ है, तो मैं उस साले को लात मार के फायर कर दूंगा। ज़ॉम्बी वहां से जाते हुए उन लोगों से कहता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ, हम लोग फ्री में खाना किसी को नहीं देते हैं, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। लेकिन इंस्पेक्टर चन उसे कहती है कि रुक जाओ, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि तुमने सिटी के मामले में काफी अच्छे से काम किया है, लेकिन एक प्रेसिडेंट के तौर पे सिटी को मैनेज करने के अलावा भी और भी ज्यादा अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि तुम्हारे पास किस लेवल का कॉम्बैक्ट पावर है। ये सुन के ज़ॉम्बी के जितने भी सब यूनिट थे वो सभी भाई हैरान हो जाते हैं, यही सोचते हैं कि अब ये हमें मरवाएगी। चन आगे से कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस पूरी सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो? मैंने अभी तक तुम्हारी असली कैपेबिलिटीज को नहीं देखा है, मुझे नहीं लगता है कि तुम इस पूरी सिटी को कंट्रोल या फिर इसे बचा पाओगे। लेकिन उसी टाइम पे ज़ॉम्बी के सब यूनिट जल्दी से आगे बढ़ते हैं और चन का मुंह पकड़ के उसे चुप करा देते हैं। लेकिन ब्लैकी को समझ में आ जाता है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। इसके बाद ज़ॉम्बी पीछे मुड़ता है और इंस्पेक्टर चन से कहता है कि तुम देखना चाहती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जिससे वो सभी लोग कांपने लगते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी उन लोगों को बीच की साइड पे ले आता है। वहीं पे ब्लैकी आगे से कहता है कि मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी बुरी फीलिंग आ रही है, ऐसा लगता है कि कोई मरने वाला है। वहीं पे इंस्पेक्टर चन ज़ॉम्बी से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों लेके आए हो, तो हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं और उसकी शैडो से खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा था। वहीं पे इंस्पेक्टर चन से कहता है कि देखो आगे जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ तुम्हारी गलती है, हमसे कोई भी उम्मीद न रखना कि हम कुछ करेंगे। अब इसके बाद चन ज़ॉम्बी की तरफ देखती है और ज़ॉम्बी उसकी तरफ, और वो मन के अंदर सोचती है कि अब यहाँ पे ये क्या करने वाला है। लेकिन उसी टाइम पे उसके सबऑर्डिनेट को दिखाई देता है कि नीचे के जो पत्थर थे वो आसमान में उड़ने लगे थे। अब इसके बाद ज़ॉम्बी अपनी आंखें बंद करता है और दोबारा हेंताई प्रोटैगनिस्ट में बदल जाता है, और हेंताई प्रोटैगनिस्ट की पावर्स को हल्के में नहीं लिया जाता है। हालांकि इन लोगों ने ज़ॉम्बी को ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हुए पहली बार देखा था, तो ये तीनों ही चिल्ला उठते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लहरें अपना खिलखिला रही थी। वहीं पे ज़ॉम्बी चुपचाप खड़ा था और ग्रेविटी को कंट्रोल कर रहा था। वहीं पे सबऑर्डिनेट को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी वहाँ पे छलांग मारता है और डायरेक्ट ऊपर आसमान में उड़ जाता है, और उसके छलांग मारने की वजह से ये तीनों मुंह के बल गिरते हैं। गाँव जल्दी से एक सबऑर्डिनेट को नीचे गिरने से बचा लेता है, वहीं पे चन नीचे जाके गिरती है। अब इसके बाद वो लोग सामने देखते हैं तो फिर ज़ॉम्बी वहाँ पे नहीं था। उसी टाइम पे गाँव जल्दी से एक बड़ी सी टेलीस्कोप लेके आता है जो कि बहुत बड़ी थी, और वो चन से कहता है कि इससे देखो। जिसके बाद चन उसे देखती है तो फिर उसे सैटर्न दिखाई देता है, और उस सैटर्न के ऊपर हमारा ज़ॉम्बी बैठा हुआ था। और चन ये देख के कहती है कि ये सच में कोई इंसान भी है, कि ये सच में हो सकता है ऐसा। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि सैटर्न से अब यहाँ पे कुछ कारनामे करने वाला था, वो भी धरती के ऊपर। अब इसके बाद वो तीनों ही आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये बंदा इंसान नहीं है, ये बिल्कुल भी इंसान नहीं है। इसके बाद ज़ॉम्बी स्पेस से ही अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करता है, बेसिकली ग्रेविटी को कंट्रोल करते हुए वहाँ पे थोड़ी सी अपनी उंगलियों को खींचता है। जिसके बाद वो सामने की तरफ एक पंच मारता है, जिसको देख ये लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी भागो, यहाँ से सुनामी आने वाली है। वहीं पे ज़ॉम्बी जैसे ही पंच छोड़ता है तो फिर गाँव जल्दी से अपना पंच जमीन के अंदर मारता है, क्योंकि वो सुनामी से सबको बचाना चाहता था। लेकिन ज़ॉम्बी के प्रेशर की वजह से इंस्पेक्टर चन की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी के पंच की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी आती है। वहीं पे गाँव की वजह से ये लोग तो जिंदा रह जाते हैं, सुनामी के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि फोर्स की वजह से उसने सुनामी को बीच से काट दिया था। लेकिन वहीं पे हम लोग हेडक्वार्टर को देखते हैं और पंच की वजह से वो पूरी दुनिया हिल चुकी थी, इसीलिए यहाँ पे भूकंप आया था और ये लोग 6 फीट ऊपर उछल गए थे। अब इसके बाद इन लोगों को बताया जाता है कि 12 लेवल की सुनामी डिटेक्ट की गई है, जल्दी से सुनामी से बचाने की तैयारी शुरू की जाए। इसके बाद वॉयलेट और डॉन जल्दी से जाके खिड़की से देखती हैं तो फिर उन्हें बहुत बड़ी सुनामी दिखाई देती है, जो कि पूरे शहर को निगलने के लिए आ रही थी। जिसके बाद वो लोग लेवल 1 का डिफेंस एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे पूरी सिटी के आसपास बहुत बड़ी बड़ी दीवारें आ जाती हैं सुनामी को रोकने के लिए। लेकिन सुनामी काफी ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए वो दीवारें भी उसे रोक नहीं पा रही थी। लेकिन उसी टाइम पे ज़ॉम्बी दोबारा धरती के ऊपर आता है और उसकी फोर्स की वजह से वो सुनामी दोबारा रुक जाती है। भाई ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, जब चाहे तब सुनामी ला सकता है। अब इसके बाद ज़ॉम्बी उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोगों ने देख लिया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ? अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी ने वही किया था, उसने सुनामी को कंट्रोल करके पानी को फिर से नॉर्मल कर दिया था। वहीं पे चन की तो हवा टाइट हो जाती है और वो आगे से बहुत ज्यादा डर चुकी थी। अब इसके बाद वो लोग चन और उसके सबऑर्डिनेट को विदा कर देते हैं। वैसे ज़ॉम्बी ने भी इन लोगों को PTSD दे दिया था, पास्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये जब भी ज़ॉम्बी के बारे में सोचेंगे तब इनकी फटेगी। वहीं पे चन आगे से कहती है कि वो एक मॉन्स्टर है, जिसपे सबऑर्डिनेट आगे से कहता है कि वो एक मॉन्स्टर हो ही नहीं सकता है, एक मॉन्स्टर भी उसके सामने इंसान लगेगा। वहीं पे गाओ आगे से पूछता है कि हम लोगों ने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया, वो लोग हमें बाहर तो नहीं निकाल देंगे? जिसपे ब्लैकी आगे से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। अब इसके बाद ज़ॉम्बी की सिटी को कुछ भी नहीं हुआ था, इंस्पेक्टर चन ने साइलेंट अप्रूवल दे दिया था। अब इसके बाद हम लोग उसी तहखाने को देखते हैं जहाँ पे प्रोफेसर जेमी को रखा गया था। वहीं पे हम लोग एक चीफ को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी किंग को देख रहा था, और उसे ज़ॉम्बी किंग काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। जिसपे डॉक्टर आगे से कहता है कि मुझे तो ये
ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस बंदे ने इसे मारा कैसे। अगर प्रोफेसर जिमी हमारे लिए काम करता तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप कर सकते थे। उसने एक इस तरीके का मॉन्स्टर बना दिया है, शायद से वो एक गॉड बनाने की तैयारी कर रहा था, और अगर वो इंसानियत के लिए काम करता तो फिर हम लोग अभी तक बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप कर लेते। लेकिन प्रेसिडेंट इस बात को इग्नोर करता है और उससे पूछता है कि ये दोबारा जिंदा हो सकता है, जिस पे डॉक्टर आगे से बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर जिंदा होने के कोई भी लक्षण नहीं है। वहीं पे हम लोग एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि वहीं पे बैठा हुआ था और जिमी को उसके जरिए उनकी सारी बातें सुनाई दे रही थी। साला इसने इतने सारे स्पाई लगाए कैसे, कितने पैसे दिए होंगे, मैं ये सोच रहा हूँ। फ्री में इंसान कुछ नहीं करते हैं। प्रोफेसर जिमी अपने डॉक्टर वाले स्पाइस से कहते हैं कि इस केमिकल को उस केमिकल के अंदर मिलाओ, इन्होंने नाम दिया है लेकिन मैं तो कॉमर्स से हूँ ना, मुझे थोड़ी ना पता है कि क्या है। खैर वो डॉक्टर केमिकल वेमिकल मिला के एक सीरीज बना लेता है। वहीं पे जिमी उसे कहता है कि ज़ॉम्बी किंग सिर्फ कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय किया गया है, फिजिकल बॉडी अभी भी सही सलामत है, हमारे पास चांस है कि हम उसे रिवाइव कर सकते हैं, तुम्हें जैसा ही मौका मिले वैसे ही ये केमिकल उसकी बॉडी के अंदर घुसा देना। अब इसके बाद डॉक्टर और चीफ जैसे ही पेट्रोल के लिए बाहर निकलने वाले थे तो वो जल्दी से आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बी किंग के अंदर वो केमिकल इंजेक्ट कर देता है। हालांकि प्रेसिडेंट उसे पकड़ लेता है लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और ज़ॉम्बी किंग जाग उठता है, जिसके बाद वहां पे एक तगड़ा धमाका होता है। वहीं पे इंगो समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है क्योंकि वहां पे सायरन बजने लगा था। ज़ॉम्बी किंग को होश आ जाता है और प्रोफेसर जिमी उसे कहता है कि सभी को मार दो और मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें ज़ॉम्बी जितना शक्तिशाली बना दूंगा। अब इसके बाद हम लोग एक प्लेन को देखते हैं जो कि उसी होल से होते हुए गुजर रहा था जहाँ पे जिमी को रखा गया है। अब इसके बाद हम लोग ब्लड क्वीन के लोगों को देखते हैं जो कि प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। वहीं पे एक वैम्पायर पायलट की कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख देता है और उसे कहता है कि ऐसा ही चलते रहो, कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचना नहीं। इसके बाद हम लोग ब्लड क्वीन को देखते हैं। उसका चेला उसे कहता है कि आप सच में उस सल्फर डिटोनेटिंग बॉम्ब के ऊपर जाने वाली हैं जहाँ पे प्रोफेसर जिमी को रखा गया है, हम लोग इससे अच्छा प्लान बना सकते थे। लेकिन ब्लड क्वीन आगे से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो तो बस इंसानों की छोटी मोटी ट्रिक है, अगर मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाई तो फिर मैं एक क्वीन कैसे कहलाऊंगी। और ऊपर से जो लोग वायलेंस के ऊपर भरोसा रखते हैं तो फिर हमें उनका सामना और ज्यादा वायलेंस के साथ करना चाहिए। जिसके बाद वो लोग प्लेन से छलांग लगा देते हैं और डायरेक्ट उस होल के अंदर गिरने लगते हैं। अब इसके बाद इन लोगों को भी दिखाई देता है कि कुछ लोग इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी की धरी रह गई। वहीं पिंग आगे से कहता है कि ये जेल ब्रेक है, सभी लोग जल्दी से रेडी हो जाओ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वैम्पायर जब नीचे आ रहे थे तो सोल्जर उन्हें शूट करने की कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। वो सभी वैम्पायर काफी आसानी के साथ बुलेट्स को डॉज कर ले रहे थे। वहीं पे एक बंदा आगे से कहता है कि डरने की बात नहीं है, हम लोगों के साथ अभी भी 30 प्रेसिडेंट यहाँ पे हैं। लेकिन इसी टाइम पे इन लोगों को और भी ज्यादा तेज की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लड क्वीन भी वहाँ पे पहुंच जाती है। इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि ब्लड क्वीन पहले फ्लोर पे है, वहीं पे इंग और उसका चेला 320वें फ्लोर पे है, वहीं पे चीफ और गैंग 500वें फ्लोर पे है, वहीं पे ज़ॉम्बी किंग 2990 फ्लोर पे है, वहीं पे प्रोफेसर जिमी 3000 वाले फ्लोर पे है। अब इसके बाद हम लोग 3000 वाले फ्लोर को देखते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी किंग आसानी के साथ उस प्रेसिडेंट को हरा देता है। वहीं पे वो प्रोफेसर जिमी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि तुम मारे जाओ। लेकिन प्रोफेसर जिमी आगे से हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद तुम्हें समझ में आ गया है कि उसके अलावा तुम्हें कोई भी हरा नहीं पाएगा। लेकिन बचुआ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम मेरी रचना हो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मिटा दूं और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जिंदा रखूं। अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ पे चले आओ, और तुम्हारी उम्र अभी भी काफी ज्यादा छोटी है तो मेरे सामने कोई भी ट्रिक करने के बारे में सोचना भी नहीं। ज़ॉम्बी किंग को इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन प्रोफेसर जिमी उसे कहता है कि चिंता नहीं करो, जब तक तुम मेरी मदद करते हो मेरे सपने को पूरा करने में तो फिर मैं आखिर में अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा अपने ही हाथों। इस पे ज़ॉम्बी किंग आगे से कहता है कि इंसान सच में 10,000 गुना ज्यादा पागल हो जाते हैं और डरावने भी जब वो बौखला जाते हैं। और वो जिमी से पूछता है क्या तुम मुझे सच में ज़ॉम्बी जितना शक्तिशाली बना सकते हो, क्या तुम सच कह रहे हो। जिस पे प्रोफेसर जिमी आगे से कहता है कि मैं अपने शब्दों के पीछे नहीं मुड़ता हूँ, ये वादा है मेरा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चीफ, यिंग और गैंग तीनों एक ही फ्लोर पे आ जाते हैं और उनका सामना वैम्पायर्स के साथ हो जाता है। वो तीनों ही उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन है और उनका सामना ब्लड क्वीन और उसके चेलों से हुआ था। वह पे ब्लड क्वीन आगे से कहती है कि मैं इनके साथ बात करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, और वो उन लोगों को दो चॉइस देती है, पहला प्रोफेसर जिमी को हमारे हवाले कर दो, जिंदा रहोगे, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगी और अपनी असली ताकत का एहसास करवाऊंगी। लेकिन इंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद चीफ और गैंग वो भी अपने सूट को रेडी करते हैं और ब्लड क्वीन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इसके अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के हाथ पैर कट के नीचे गिर जाते हैं और ब्लड क्वीन ने बड़ी आसानी के साथ उन्हें हरा दिया था। वहीं पे ये तीनों आगे से शर्माते हुए कहते हैं कि साला हम तो उसे एक बार भी छू नहीं पाए। वहीं पे
नॉर्मल सोल्जर तो आगे से कहते हैं मॉमी आ गई, मॉमी भागो यहाँ से। इसके बाद वो उसके ऊपर शूट करने की कोशिश करते हैं, सोल्जर है ना, लेकिन गोलियों का असर ब्लड क्वीन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। गोलियां जैसे ही ब्लड क्वीन की बॉडी से टकराती है तो वो वहाँ पे फैशन दिखाने लगती है बिकनी का, और जो भी बुलेट्स थी वो उसकी बॉडी से टकरा के पीछे के जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। यहाँ तक कि उसकी आंख भी इतने ज्यादा हार्ड थी कि गोली उसे पार नहीं कर पाती है। वहीं पे सबऑर्डिनेट आगे से अटैक करते हुए कहता है कि इनकी टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत ज्यादा बेकार है पहले वालों के मुकाबले में। इसके बाद वो अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। अब उसी टाइम पे हम लोग प्रोफेसर जिमी को देखते हैं जिसको ज़ॉम्बी किंग ने आजाद कर दिया था। वहीं पे डबल बैटरी आगे से पूछता है कि वो बम फटा नहीं जैसे ही वो लोग उन लोगों के करीब आएंगे। इस पे प्रोफेसर जिमी आगे से बताता है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, जैसे ही पावर शट डाउन हुआ वैसे ही यहाँ की सभी चीजें काम करना बंद कर दी। वहीं पे डबल बैटरी चुपके से बदरफेस से कहता है कि आपको पक्का यकीन है कि हम लोग उसे और ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे, वो पहले ही इतना ज्यादा शक्तिशाली है, कहीं शक्तिशाली बनने के बाद इसका एटीट्यूड और ज्यादा बिगड़ न जाए। इस पे प्रोफेसर जिमी आगे से कहता है कि उसके अलावा हमारे पास और कोई अच्छा वेसल नहीं है। लेकिन जब वो लोग बाहर निकल के देखते हैं तो फिर वहाँ पे पहले ही सभी लोग हारे जा चुके थे, जितने भी प्रेसिडेंट थे वो सभी लोग। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। जिसके बाद वहाँ पे ब्लड क्वीन आती है जो कि प्रोफेसर जिमी से कहती है कि इस ज़ॉम्बी किंग ने ज़ॉम्बी की एक सिंगल बाल को उखाड़ नहीं पाया, जबकि ज़ॉम्बी तो अपनी सेकंड फेज के अंदर गया भी नहीं था, कि तुम्हारे लिए सुटेबल वेसल नहीं है। अब इससे वो दोनों और ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ज़ॉम्बी मैच को सीरियस ही नहीं ले रहा था जब वो ज़ॉम्बी किंग के साथ फाइट कर रहा था। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग भी हैरान होता है कि जिसको वो सीरियस फाइट समझ रहा था वो ज़ॉम्बी के लिए वार्म अप भी नहीं था। इसके बाद ब्लड क्वीन प्रोफेसर जिमी से कहती है कि मेरी बॉडी इस्तेमाल करने के बारे में क्या ख्याल है। ज़ॉम्बी किंग आगे से कहता है कि ये तो कमाल की बात है कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो। जिस पे ब्लड क्वीन पहली बार अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि बेशक मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, अगर यकीन नहीं है तो फिर ट्राई करके देख सकते हो। ज़ॉम्बी किंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है और ब्लड क्वीन के ऊपर अटैक करता है, हालांकि ब्लड क्वीन के स्टिंग से उसे डॉज कर लेते हैं। इसके बाद ब्लड क्वीन ज़ॉम्बी किंग के मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारती है तो ज़ॉम्बी किंग को इतनी जोर की पड़ती है कि वो दीवालों को तोड़ते हुए दूर जाके गिरता है। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग आगे से कहता है कि इसका अटैक तो ज़ॉम्बी जितना ही शक्तिशाली है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद उसकी नजर उस बॉम्ब के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर 10,000 टन TNT भरा है, यानी कि बारूद। सभी लोग उसे चिल्लाते हैं, कहते हैं कि ऐसा ना करो, हम लोग सभी यहीं पे चल बसेंगे। जिसपे डबल बैटरी आगे से कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ये बंदा भरोसे के लायक नहीं है। इसके बाद ज़ॉम्बी किंग तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ब्लड क्वीन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाती है और उसे नीचे की तरफ दबा देती है, जिससे वो बॉम्ब जो कि फट रहा था वो रिवर्स हो जाता है और धमाका बंद हो जाता है, जिसको देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन ब्लड क्वीन यहीं पे ही नहीं रुकती है। जिसके बाद वो उस बॉम्ब को क्रश करके उसे छोटा सा डिब्बा बना देती है, जैसे कि कोका कोला का केन। इसके बाद ज़ॉम्बी को उसी के नीचे दबा के उसे उठा उठा के पटकती है, जैसे कि स्टैंप मारा जाता है, जिसको देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ज़ॉम्बी किंग के साथ तो बिल्कुल ज़ॉम्बी वाला ट्रीटमेंट हो रहा है। वहीं पे ब्लड क्वीन उसे कहती है कि बस हल्की सी ताकत के साथ तुम खुद को किंग कहने लगे। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी की तरह ही ज़ॉम्बी किंग को अपने पास खींचती है और उसे गले से पकड़ के उसे पूछती है कि बताओ तुम्हें ज़ॉम्बी ने कैसे मारा था। जिसके बाद वो भी ज़ॉम्बी किंग की आंखों में देखती है और उसे देखते देखते उसे डराने लगती है, ये बताते हुए कि तुम्हारी औकात क्या है, क्या फर्क है हमारी और तुम्हारी ताकत के बीच में। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग आगे से घबराते हुए कहता है कि तुम दोनों ही मॉन्स्टर हो पुरानी सिविलाइजेशन के। इसके बाद ज़ॉम्बी किंग के साथ वही हाल होता है जैसा कि पहले हुआ था, उसकी कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और ब्लड क्वीन इसे नीचे फेंक के कहती है कि अपनी औकात में रहो। बेचारे के लिए बुरा लग रहा है, बेचारा 2 बार वही तरीके से मारा गया जैसे पहले मारा गया था। इसके बाद हमें बेचारे ज़ॉम्बी किंग की दास्तां बताई जाती है कि बेचारा जिस दिन दोबारा पैदा हुआ उसी दिन दोबारा ब्लड क्वीन के हाथों मारा गया। उसकी मौत को देख के इन दिनों की बोलती बंद हो जाती है और इनका मुंह बन जाता है। जिसके बाद ब्लड क्वीन प्रोफेसर जिमी से पूछती है क्या मैं तुम्हारे वेसल बनने के लिए इनफ हूँ या फिर और कुछ भी कारनामा करके दिखाऊं। जिसपे प्रोफेसर जिमी ब्लड क्वीन की तरफ देखता है और आगे से हंसते हुए कहता है बेशक यू आर द पास द टेस्ट। अब मैं तुम्हें एक चीज याद करा दो, तुम्हें वर्मिट याद होगा, अभी भी लटका है बेचारा। मैं बीच में उंगली तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये कितने चैप्टर तक लटका रहेगा। अब इसके बाद हम लोग वॉयलेट को देखते हैं जो कि भागे भागे ज़ॉम्बी से मिलने के लिए आती है, जो भी बवाल हुआ था उसके बारे में बताने के लिए। गाँव से बाहर ही रोक लेता है और उसे बताता है कि अभी ज़ॉम्बी से मिलना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वॉयलेट उसकी बात नहीं सुनती है और उसे कहती है कि मिलना काफी ज्यादा जरूरी है और तुम किस खतरे के बारे में बात कर रहे हो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी के कमरे के अंदर घुसती है, ये कहते हुए कि हमारे पास एक बहुत ज्यादा बुरी न्यूज है। लेकिन ज़ॉम्बी जो कि अपनी सेकंड फेज के अंदर था वो आगे से कहता है यो चाय पियोगी। वॉयलेट उसे जैसे ही सेकंड फेज के अंदर देखती है तो वो डर के मारे वापस जाने लगती है, लेकिन बाद में उसे कहती है कि तुम कब से इस तरीके से बात करने लगे। लेकिन ज़ॉम्बी आगे से कहता है क्यों, क्या तुम्हें ये मजेदार नहीं लगता है कि कभी कभी चीजें बदल लेनी चाहिए, वैसे तुम मुझसे क्यों मिलने के लिए आई थी। खैर वॉयलेट ज़ॉम्बी को बताती है कि प्रोफेसर जिमी एस्केप कर चुका है। इस पे ज़ॉम्बी कहता है कि मुझे पहले
से ही पता था कि वो कभी भी कचड़े लिटिल रेड को रोक ही नहीं पाएंगे, यानी डीमन क्वीन को। वॉयलेट उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, इस बात को तो सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं। ज़ॉम्बी आगे से बताता है कि लिटिल रेड ने अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल किया तो मुझे नेचुरली फील हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वॉयलेट जैसे ही सुनती है ब्लड लाइन पावर तो फिर वो ज़ॉम्बी से कहती है कि हमें इस बारे में हाई अरब्स को बताना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें ज़ॉम्बी की सेकंड पर्सनैलिटी के बारे में पता है कि वो टोटल बैडेस है, सैवेज है, एंटी हीरो है। इसीलिए वो वॉयलेट को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि इतनी दूर से आई हो तो ऐसे ही थोड़ी ना जाने दूंगा। मुझे काफी ज्यादा टाइम हो गया है और मैंने काफी टाइम से किसी इंसान के साथ मिंगल नहीं हुआ है और कभी शांति के साथ उसके साथ घूमने के लिए नहीं गया हूँ। अगर यहाँ तक आ चुकी हो तो चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं, मैं तुम्हें अपनी सिटी भी दिखा दूंगा। इससे वॉयलेट हैरान हो जाती है कि अचानक से इसने तो डेट के लिए पूछ लिया, लेकिन वो ज़ॉम्बी से कहती है कि कुछ भी फनी करने के बारे में सोचना भी नहीं, तुम मुझे अपनी सिटी घुमाओगे, मुझे पहले से ही पता है कि तुमने इंस्पेक्टर चेन के साथ क्या कारनामे किए हैं। जिसके बाद वो जाते हुए कहती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, ये काफी ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है, इसीलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन ज़ॉम्बी उसे दोबारा रोक लेता है, ये कहते हुए क्या तुम मेरी ब्लड लाइन पावर को देखना नहीं चाहती हो जब मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। इससे वॉयलेट वहीं पे थम जाती है और पीछे मुड़ के उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास भी तुम्हारी ब्लड लाइन पावर है। इस पे ज़ॉम्बी सिर्फ आगे से मुस्कुराता रहता है, यानी कि जब तक डेट पे नहीं जाओगी तब तक कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। तो वॉयलेट आगे से डेट के लिए मान जाती है और उसे कहती है ठीक है मैं चलूंगी। अब इसके बाद हम लोग सभी प्रेसिडेंट्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे हार गए थे और घायल हो चुके थे। इन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वहीं पे चीफ आगे से उस डॉक्टर से कहते हैं कि प्रेसिडेंट हेड को बुला लो, डिपार्टमेंट हेड को कॉल लगाओ जल्दी से। अब इसके बाद हम लोग प्रोफेसर जिमी की लैब को देखते हैं जहाँ पे क्वीन आराम से बैठी हुई थी। वहीं पे प्रोफेसर जिमी ने क्वीन की बॉडी को एनालाइज कर लिया था। वहीं पे क्वीन की बॉडी काफी ज्यादा कमाल की थी और उसके अंदर और भी ज्यादा कमाल की चीजें थे, बेशक वो एशियन टाइप की बॉडी थी। वहीं पे क्वीन का सबऑर्डिनेट आगे से कहता है कि तुम लोग पहले ही और भी ज्यादा अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, तुम लोगों को बस ज़ॉम्बी के जीन की जरूरत है हमारी क्वीन की पावर को बढ़ाने के लिए। उसके साथ उल्टा सीधा हरकतें मत करना, पता चले उनका मुंह टेढ़ा कर दो। जिस पे डबल बैटरी आगे से कहता है कि उन लोगों ने पहले ही कई सारे इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया है, इसलिए उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर जिमी आगे से बताता है कि उन लोगों ने सक्सेसफुली इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनकी एबिलिटीज को इनहेंस किया है, जो कि खुद ज़ॉम्बी ने अपने हाथों से किया था। डुवान याद होगी और वायलेट भी। हालांकि तुम्हारी क्वीन कोई इंसान नहीं है, लेकिन उसके अंदर ज्यादा दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब हम लोगों को बस ज़ॉम्बी के जीन की जरूरत है। जिसपे ये दोनों सबऑर्डिनेट आगे से मुंह बनाते हुए कहते हैं कि अब हमसे ये मत कहना कि तुम चाहते हो कि हम ज़ॉम्बी का जाके डीएनए लेके आए। जिसपे जिमी उन लोगों से कहता है कि मैं इतना भी फुद्दू थोड़ी हूँ जो तुम लोगों को खुद तुम्हारी कब्र के अंदर भेज दूंगा। जिसपे इन दोनों का दोबारा मुंह बन जाता है बेइज्जती वाला। अब इसके बाद फीमेल सबऑर्डिनेट उन लोगों से पूछते हैं कि तुम्हें उसके जीन कैसे मिलेंगे, क्योंकि वो तो तुम्हें देने नहीं वाला। उसी टाइम पे डबल बैटरी अपने कोट से ज़ॉम्बी के जीन ऐसे बाहर निकालते हैं जैसे कि कोई बिस्कुट हो, और वो आगे से कहता है कि हमारे लिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें रोक सके। जिससे वो दोनों सबऑर्डिनेट आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं व्हाट द फक, तुम्हें ये मिला कैसे। जिसपे जिमी आगे से बताता है कि एक वहाँ पे इंसान है जिसके पास ज़ॉम्बी के जीन है, हम लोगों को उसी से ज़ॉम्बी के जीन मिले हैं। दरअसल वो अपना चेकअप कराने के लिए गए थे, कहीं वो ज़ॉम्बी के अंदर तो नहीं बदल रही। इसके बाद वो पूरी बॉडी एग्जामिन की गई और उसके अंदर कोई भी ज़ॉम्बी के सिम्टम नहीं दिखाए गए थे। वहाँ पे उनमें से किसी एक इंसान ने उसकी बॉडी से ब्लड को बाहर निकाल लिया, जो कि मेरा चेला था। जिसपे ये दोनों आगे से कहते हैं कि इंसान सच में बहुत ज्यादा कमीने होते हैं, भरोसा करने के लायक नहीं है। वहीं पे डबल बैटरी आगे से कहता है कि अगर एनिमी के बीच में हमारे जासूस हो तो फिर ये चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं। अब इसके बाद हम लोग वॉयलेट और ज़ॉम्बी उन दोनों को उनकी डेट पे देखते हैं, जहाँ पे वॉयलेट काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि वहाँ पे अंडे के अलावा और कुछ भी नहीं था। खैर इसके बाद वो ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम्हारी पावर का कोई नाम ही नहीं है साला, ये किसी भी तरीके से फिट नहीं हो रही है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी से पूछती है क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है, क्या मैं वापस इंसान नहीं बन पाऊंगी। बेसिकली ज़ॉम्बी के जीन की बात हो रही है, लेकिन वहीं पे ज़ॉम्बी चुपचाप बैठा हुआ था। वॉयलेट उससे कहती है कि कुछ तो कहो, लेकिन उसी टाइम पे ज़ॉम्बी दोबारा नॉर्मल ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाता है। अब इससे वॉयलेट सच में वॉयलेंट हो जाती है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी का कॉलर पकड़ के उससे कहती है कि अब ये मत बोलना कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है साला, मैं तुम्हारे साथ डेट पे आई हूँ एक इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करने के लिए, लेकिन तुम चेहरा बदल के कहोगे कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, जल्दी से कुछ जिम्मेदारियां उठाओ। लेकिन ज़ॉम्बी आगे से भाई अपना मुंह नहीं खोलता है, तो वॉयलेट उसको पकड़ के हिलाने लगती है और उससे कहती है कि जल्दी से वापस दोबारा उसमें बदल जाओ। तो ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि अभी मेरा मन नहीं है, और ऊपर से मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था कि तुम मेरे साथ डेट पे चलो, तुम खुद यहाँ पे आने के लिए राजी हुई थी। इसके बाद वॉयलेट जल्दी से पीछे वेटर की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है कि मुझे 1 किलो चिली चाहिए, वो भी आग लगा देने वाली। लेकिन वेटर आगे से बताता है कि सिटी की जितनी भी चिलीज है यानी कि मिर्च, उन्हें ब्लैकी ने काफी टाइम पहले ही बैन करवा दिया गया है। इसके बाद अगला सीन 2 महीने के बाद का होता है। अब इसके बाद हम लोग लैनकी को देखते हैं जो कि चीफ से मिलने के लिए आई थी। चीफ उसे कहता है कि ये दूसरी बार है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल के अंदर देख रहा हूँ। खैर मेरे बेहोश होने से पहले मैंने तुम्हें काम दिया था किसी मैसेज को भिजवाने के लिए, क्या तुमने वो कर दिया। लैनकी आगे से बताती है कि उसने सैटेलाइट की मदद से मैसेज को भिजवा दिया है, लेकिन वो पहुंचा है या नहीं
हैं ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है क्योंकि सिग्नल काफी ज्यादा वीक था। वहीं पे लैन की आगे से कहते हैं कि तुम लोग सच में यूजलेस हो, तुम लोगों ने वहाँ पे एक वॉइस एक्टिवेटेड न्यूक्लियर बॉम्ब लगा के रखा था, लेकिन एक छोटी सी औरत वहाँ पे आए, वो भी बिकनी पहन के, और उसे वो अपने साथ लेके चली गई। जिसपे चीफ आगे से बताता है कि वो हमारा अपोनेंट था ही नहीं, न्यूक्लियर वेपन वहाँ पे फटने वाला था, लेकिन उसने पता नहीं किस तरीके से उसे सरपास करके दोबारा नॉर्मल बना दिया, लेकिन वो पक्का हमारे एरा की नहीं है। जिसपे लैन की आगे से कहते हैं कि उसे इस बारे में पता है और उसने पहले ही डिपार्टमेंट हेड को इस बारे में मैसेज भिजवा दिया है। अब इसके बाद हम लोग एक अजीब सी जगह को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब थी। वहीं पे कुछ लोग रिसर्च कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड एरिया के अंदर है, और उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि इन लोगों ने एक अंडरग्राउंड सिटी को ढूंढ निकाला है जो कि बहुत ज्यादा गहराई के अंदर दफन है। और ये जो सिटी दफन है, इन लोगों की टेक्नोलॉजी, इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी से अभी बहुत ज्यादा एडवांस है। आसान शब्दों में अभी की सिविलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी वाली सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा कमजोर है। अब इसके बाद इन लोगों के पास लैंकी का मैसेज आता है तो वो डिपार्टमेंट हेड को इस बारे में बता देता है। यही बंदा डिपार्टमेंट हेड है। लेकिन हम लोग हेड को देखते हैं जो कि एक एशियंट टाइम के एक क्रॉप्स के सामने खड़ा हुआ था। वहीं पे डिपार्टमेंट हेड के सबऑर्डिनेट उसे बताते हैं कि एक बहुत ज्यादा इमरजेंसी आई है, प्रोफेसर जेमी जिसको हमने पकड़ा था वो भाग निकला है। लेकिन इसी टाइम पे उन दोनों की नजर भी उस इंसान के ऊपर पड़ती है जो कि एशियन टाइम का था। डिपार्टमेंट हेड आगे से बताता है कि इस लाश के ऊपर टोटल 134 फ्रैक्चर हैं। ऐसा लगता है कि इन सभी हड्डियों को किसी मॉन्स्टर ने ही तोड़ा होगा। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात तो ये है कि इतना ज्यादा जलने के बावजूद भी ये अभी तक सही सलामत है कि वन पीस में बचा हुआ है, और ऊपर से इतने हजारों सालों के बावजूद ये क्रॉप्स अभी तक मिट्टी के अंदर नहीं मिला। बेसिकली ये लोग किसी एक खाली सेल की तरह हैं, लोगों के पास कोई भी रिसर्च वैल्यू नहीं है। वहीं पे सबऑर्डिनेट आगे से बताता है कि हमें यहाँ पे किसी बड़े बैटल के निशान भी मिले हैं, पता नहीं उनकी किस लेवल की टेक्नोलॉजी होगी जो वो इस तरह के मॉन्स्टर का सामना कर रहे थे। इसके अलावा इन लोगों को इस जगह पे कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद डिपार्टमेंट हेड उससे पूछता है कि इमरजेंसी क्या थी, तो वो आगे से बताता है कि उन लोगों ने एक नए प्रेसिडेंट को रिक्रूट किया था जिसने प्रोफेसर जिमी को पकड़ा था, लेकिन किसी वजह से प्रोफेसर जिमी दोबारा भाग निकला है, और इस चक्कर में कई सारे प्रेसिडेंट घायल हो चुके हैं और पूरा हेडक्वार्टर अभी काफी ज्यादा इमरजेंसी स्टेज पे है, और उन लोगों के पास कॉम्बैक्ट पावर काफी ज्यादा कमी पड़ रही है, इसीलिए वो लोग आपको बुला रहे हैं। चीफ हेड आगे से कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन उसी टाइम पे एक सबऑर्डिनेट को वहाँ पे कुछ अजीब सी बटन दिखाई देती है, और वो जैसे ही उस बटन को दबाता है तो फिर वहाँ पे पावर एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद वहाँ पे उड़ते हुए दो रोबोट आते हैं जो कि प्रोजेक्शन की तरह थे, और वो जल्दी से वहाँ पे प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं तो फिर वहाँ पे एक बंदा बनाता है जो कि एक सस्ता सा होलोग्राम था। वहीं पे सबऑर्डिनेट आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि इनके फंक्शन इतने हजार सालों के बावजूद भी सही से काम कैसे कर पा रहे हैं। वहीं वो एशियन टाइम का बंदा आगे से कहता है कि ये मेरा पहली बार है जब मैं किसी इंसान को इस तरह की फिजिकल बॉडी के अंदर देख रहा हूँ, और हाँ अब से मैं तुम्हें कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पूरे मजे लो। वहीं पे सबऑर्डिनेट आगे से हेड से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन हेड आगे से कहता है कि तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, ये तो बस एक प्रोजेक्शन है, ये हमारा क्या उखाड़ पाएगा। वहीं भी वो प्रोजेक्शन हेड से कहता है कि मैं तुम्हें ताकतवर बना सकता हूँ, जब तक तुम इस बात की कसम खाते हो कि तुम ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिसपे हेड आगे से कहता है कि इसी रीजन की वजह से जिंदा हूँ याद दिलाने की जरूरत नहीं है, बस मैं एशियंट ह्यूमंस को और भी ज्यादा अच्छे से समझना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों की तबाही कैसे हुई, तुम लोगों को किसने मिटा दिया। जिसपे एशियन टाइम का बंदा वहाँ पे सीधा एक प्रोजेक्शन ऑन करता है जो कि और किसी की नहीं, ज़ॉम्बी की थी, वो भी नॉर्मल फॉर्म वाली, जिसको देख के सबऑर्डिनेट आगे से हैरान होकर कहता है कि ये बंदा मजाक तो नहीं कर रहे हो ना अंकल। अब इसके बाद हमें हजारों साल पहले की एक कहानी दिखाई जाती है। हमें बताया जाता है कि पहले अर्थ इस तरीके की नहीं दिखा करती थी, यानी कि जो ज़ॉम्बी अभी जिस एरा में जी रहा है जहाँ पे हेड है वहाँ पे सिर्फ 2 बड़े कॉन्टिनेंट हैं, दाएं और बाएं। इसीलिए इन लोगों ने कहा कि पहले अर्थ ऐसे नहीं दिखा करती थी। पहले के टाइम पे अर्थ के पास 7 कॉन्टिनेंट हुआ करते थे और 8 ग्रेट ओशियन हुआ करते हैं जैसे कि अभी धरती है, और हजारों सेंचुरीज पहले वो बहुत ज्यादा कमाल के हुआ करते थे। ह्यूमैनिटी की पावर को इंक्रीज करने की खातिर इन लोगों ने बहुत ज्यादा रिसोर्स को इकट्ठा किया और अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा निखारते गए, और इन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी स्टारशिप्स को भी बना लिया। और उस टाइम की टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी, एकदम हाईएस्ट लेवल पे थी, और उस टाइम के दौरान ये लोग एलियन के साथ भी लड़ा करते थे। यहाँ तक कि उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी इंसानों की एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने धूल बराबर तक नहीं थी। और हाँ, उस टाइम पे कुछ मॉन्स्टर भी हुआ करते थे जो कि जमीन की गहराई के अंदर रहा करते थे, लेकिन उनके बारे में बताना टाइम वेस्टिंग ही होगा। जिसके बाद एक दिन वहाँ पे एक ऐसा ज़ॉम्बी आया जिसके खिलाफ ये लोग भी जीत नहीं पाए। सबऑर्डिनेट आगे से पूछता है कि ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं जीत पाए। जिसपे एशियंट ह्यूमन आगे से बताता है इस हरामी की वजह से। जिसपे वो दोनों ज़ॉम्बी की तरफ देखते हैं और सबऑर्डिनेट हेड से कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये बंदा हमारा चूतिया काट रहा है, ये बिल्कुल भी ताकतवर नहीं दिखता है। लेकिन हेड आगे से कहता है कि एशियंट पीपल इस तरीके के बारे में मजाक नहीं करेंगे। और क्या तुमने कभी सोचा है कि हम लोग पैदा होने के साथ ही ज़ॉम्बी के साथ क्यों लड़ रहे हैं जब से हम लोग पैदा होते हैं। जिसपे सबऑर्डिनेट आगे से कहता है कि ये बात सही है, हम लोगों ने बहुत सारी एकेडमीज बनाई ताकि हम लोग ज़ॉम्बी को रजिस्टर कर सकें, लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें लगातार
सरपास करते जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग उनसे कभी भी पूरी तरीके से छुटकारा नहीं पा पाए हैं और अभी तक इसका रीजन पता ही नहीं चला है। अब ये मत कहना कि इन सभी चीजों के पीछे इसी बंदे का हाथ है। अब इसके बाद हेड एशियंट ह्यूमन से पूछता है कि हमें बताइए सीनियर कि हम लोग इस तरह के खतरनाक टेरिफाइंग मॉन्स्टर का सामना कैसे करेंगे। जिसपे एशियंट ह्यूमन आगे से कहता है कि उसके पास टाइम लिमिटेड है और वैसे भी वो एक पुराने पाथ के अलावा यानी कि परछाई के अलावा कुछ भी नहीं है। उसने जिंदा रहने के लिए अपनी मेमोरीज को एआई के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। पहले के टाइम पे उन लोगों ने ज्यादातर फोकस सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर किया था, याद रखना सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर किया था। लेकिन इस टाइम के ह्यूमंस ने अलग रास्ता चुना है। एशियंट ह्यूमन ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसानों के पास ऐसी फिजिकल बॉडी हो सकती है जिसका लेवल इतना ज्यादा हाई हो। इसलिए एशियंट ह्यूमन को हेड के अंदर एक होप दिखी है। जिसके बाद एशियंट ह्यूमन वहां पे एक तिजोरी खोलता है और आगे से कहता है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी अगर मिल जाए तो हम लोग उसे हरा सकते हैं। जिसके बाद तिजोरी के अंदर से इन्फिनिटी गॉन्कलेट बाहर निकलता है। हेड आगे से उस गॉन्कलेट को देख के कहता है कि क्या यही है एशियन पीपल की टेक्नोलॉजी। एशियंट इंसान वहां से जाते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी रेस यहाँ पे आ जाती है, लेकिन सिर्फ ज़ॉम्बी ही हमारे लिए अव्वल दर्जे के दुश्मन रहेंगे। सबऑर्डिनेट जल्दी से आगे बढ़ता है और उस गॉन्कलेट को अपने पास रख लेता है। जिसके बाद हेड वहां से जाते हुए कहता है कि यहाँ पे बाकी इक्विपमेंट वो सब कुछ बेकार है, हम लोग यहाँ से चल रहे हैं। सबऑर्डिनेट आगे से पूछता है कि हम लोग उस बंदे को ढूंढेंगे जिसको हमने स्क्रीन पे देखा था, ज़ॉम्बी को। जिसपे हेड आगे से कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पहले प्रोफेसर जिमी के साथ निपटेंगे। ये दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है, एक सिंगल बंदे को ढूंढना आसान काम नहीं होगा, हम लोग से बाद में ढूंढ लेंगे। अभी के लिए हमारा सारा फोकस सिर्फ उस बंदे पे होना चाहिए, यानी कि प्रोफेसर जिमी पे। अब इसके बाद हम लोग वायलेट को देखते हैं और उसे पता चल जाता है कि हेड वापस आ रहे हैं, इसीलिए वो जल्दी से डिपार्टमेंट में वापस जा रही थी। वहीं पे वो ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलने वाले हो। वहीं पे ज़ॉम्बी अपने मन के अंदर सोचता है डिपार्टमेंट हेड, मुझे उससे क्यों मिलना चाहिए, मैं उसके किसी काम का नहीं हूँ। अब इसके बाद हम लोग प्रोफेसर जिमी को देखते हैं जिसने सक्सेसफुली ज़ॉम्बी की जीन को क्वीन के साथ मिला दिया था। वहीं पे क्वीन की बॉडी धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी के जीन को अडॉप्ट कर रही थी। अब इसके बाद हम लोग ब्लड क्वीन के सबऑर्डिनेट को देखते हैं और उसके साथ उसका सबऑर्डिनेट बैठा हुआ था। वहीं पे सबऑर्डिनेट आगे से कहता है कि हमारे पूरे क्लैन के पास सिर्फ ₹1 का सिक्का बच चुका है। जिसके बाद हमें सबऑर्डिनेट का स्ट्रगल दिखाया जाता है। वो पूरे क्लैन को पालने के लिए, उन्हें खाना देने के लिए दिन में 10-10 पार्ट टाइम जॉब करता है ताकि वो उनकी थाली में खाना ला सके। लेकिन अब हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि अब उसे भीख भी मांगनी पड़ रही है और ये सिक्का सिर्फ भीख मांग के उसके पास आया है। जिसके बाद वो आगे से रोते हुए कहता है कि अब मैं मरना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसी टाइम पे उसका चेला उसे कहता है कि बॉस आप भूल क्यों जाते हो कि हम लोग अलग टाइप के इंसान हैं, हमारे पास स्पेशल स्किल है, क्यों ना हम लोग इसका इस्तेमाल दूसरे काम करने के लिए करें। इस पे सबऑर्डिनेट लिंक उसे कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या हम लोग और कौन सा काम कर सकते हैं। जिसपे चेला आगे से कहता है बैंक में डकैती डालेंगे और क्या। जब मैं अपने घर से वापस आ रहा था तब मैंने एक बैंक को देखा था, वहाँ पे एम्प्लॉय इतने ज्यादा स्लो और धीरे हैं कि पूछो नहीं, जस्ट लाइक स्नील्स। उन्हें साला पैसा निकालने में 30 मिनट से ज्यादा लग जाता है और उसने पहली बार इस तरीके का धीरा बैंक देखा है। और वो आगे से कहता है कि हम लोग अपनी स्किल्स के साथ 10 सेकंड के अंदर ही सारा माल लूट लेंगे और रॉकेट से भाग चलेंगे। हम लोग जैसे ही वहाँ से भाग निकले समझो पैसा हमारी झोली में और हम लोग अरबपति। और मुझे पक्का यकीन है कि हमारी स्पीड के साथ हमें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। अब इसे लिंक भी खुश हो जाता है और वो आगे से हंसते हुए कहता है ठीक है हम लोग उसे पक्का लूटेंगे। ये लोग जा तो रहे हैं बैंक लूटने, लेकिन सही सलामत वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं इसे यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, लंबा नहीं कर रहा, क्योंकि अगले एपिसोड के अंदर ज़ॉम्बी भिड़ने वाला है एशियंट 1 के साथ।